अगर 400 सीट आई होती तो मैं दावे से कह रहा हूँ ये देश का संविधान नहीं होगा। पार्टी को बाहर से कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट लेने पड़ रहे हैं कि आइडियोलॉजी में कोई बदलाव किया गया पार्टी की। आज मैं हूँ, मुझे अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया, एमएलए बन गया। अब केजरीवाल ने मुझे टिकट दिया, जिसने मुझे टिकट दिया बड़ा अच्छा भी हूँ। मुझे टिकट देने के बाद अब मेरे 5 साल में कैसा काम किया ये रिपोर्ट कार्ड अरविंद केजरीवाल ने लेंगे और वो तो नहीं लिया, वो रिपोर्ट कार्ड लेंगे। 2013 के अंदर बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग पार्टी के साथ जुड़े थे जो आज कहीं ना कहीं पार्टी के साथ नहीं। ऐसा क्या हुआ एकदम से ये सब धीरे धीरे पार्टी से जाते हैं। आम आदमी पार्टी में किसी की लड़ाई ये नहीं है, आज भी नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे सांसद बनना है, ये लड़ाई नहीं है। और जिसमें ये लालसा आती जाती है मुझे लगता है तो वो अपने रास्ते अलग चुनते हैं, उन्हें जगह मिलती। ऐसा क्या कारण रहा कि आज सबसे ज्यादा घोटालों के आरोप आम आदमी पार्टी का लग है? मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, अमित शाह जी छोड़ेंगे नहीं, किसको नहीं छोड़ेंगे अमित शाह जी? मतलब जो अमित शाह जी से मोदी से कंप्रोमाइज कर लेगा उसको वो छोड़ देंगे। क्या कारण रहा कि केजरीवाल जी को वो तो अपनी सीट गंवा नहीं कर? मुझे लगता है वो अपनी ईमानदारी की वजह से हारा। ईमानदारी से चुनाव हो तो अरविंद केजरीवाल जी को ताकत बना नहीं सकता। आज आप कैसे देखते हो उपराज्यपाल को? आजकल एनडी साहब बहुत बिकी है। पहले एनडी साहब अजय चिट्टा काटने पहुंच जाते थे, अब उनको कोई पूछता भी नहीं है। क्या रेखा गुप्ता सरकार जो आई है दिल्ली की वो पूरे पावर में? पूरे पावर में नहीं, अब तो 10-12 इंजन साथ में। इतनी पावर मैं तो कह रहा हूँ, अगर इतनी पावर अरविंद केजरीवाल सरकार के पास दिल्ली में होती तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ मॉडल स्टेट दिल्ली होगा, मॉडल स्टेट। 2015 से जो 20 वाला सेशन था उसमें नो डाउट पार्टी ने बहुत सारे काम किए। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, स्कूल्स का मॉडल दिया, हॉस्पिटल का मॉडल दिया। लेकिन 2020 से जो 25 वाला जो सेशन रहा, ऐसी क्या वजह रही कि उसमें पार्टी के द्वारा कोई भी ऐसा काम डिलीवर नहीं हो पाया? उनको लगा ये आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, या आम आदमी पार्टी दिल्ली तो सीमित रही। 2020 के बाद 2022 का जो चुनाव हुआ जिसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, वहां से शुरू हुई आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश। रेखा गुप्ता सरकार के आगे, क्योंकि आप पीछे 5 साल विधायक रहे हैं और अभी भी हैं, सबसे बड़े चैलेंजेस आप क्या मानते हैं अगले 5 साल के लिए? दिल्ली की सड़क पे अब की बार पानी नहीं भरेगा, ये रेखा गुप्ता का वादा है। उन्होंने पूछा इस बार या अगले साल? नहीं, छोटा सा काम इस बार। अभी आ गया मानसून, दिल्ली में मानसून नहीं आया, उससे पहले दिल्ली भरी पड़ी है पूरी। सरकार मानसून में बारिश करवा रही है, ये भी पहली सरकार है। इनके सारे मंत्री छाता लगा के जो बारिश आती है तो पौधे पानी देते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या नहीं है कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, बारिश में गजब है। इतना टैलेंट तो कहीं देखा मैंने। आपका बुजुर्ग गरीब झुग्गी वाले के यहाँ जाएगा और आजकल उनके यूट्यूबर घूम रहे गलियों में, अरे आपने झुग्गी में एसी कैसे लगाया? ये चाहते गरीब का बच्चा तो एसी भी ना लगा ले घर में, वो ऐसा ही मर जाए। प्रधानमंत्री जी की उम्र 75 साल हो जाएगी सितंबर में, और देखो प्रधानमंत्री जी का ऑप्शन नहीं बनाया प्रधानमंत्री जी कि मैं 75 के बाद कोई भी सीट पर नहीं रहे। तो क्या आपको लग रहा प्रधानमंत्री जी रिजाइन कर देंगे? नहीं, झूठ नहीं बोलते प्रधानमंत्री कभी भी। अगर उन्होंने बोला है तो फिर वो तो मतलब आगे के हिसाब से जो उन्होंने वक्तव्य रखा है वो उसका पालन करेंगे और सितंबर के बाद हम नया प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से मुझे मोदी जी की बात पे पूरा भरोसा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने चैनल और होस्ट विकास पुरोहित के साथ। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा जो हमारी टीम ने बड़ी ही मेहनत से लिखी है। एक ऐसी जर्नी को उन्होंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से बोलना चाहा है, कहना चाहा है, जो शायद आपके दिल तक पहुंच सके। कभी दिल्ली की गलियों में पोस्टर्स नहीं उम्मीदें चिपकी होती थी। कभी जनता ने पार्टी के लिए नहीं खुद के लिए वोट दिया था। जहां नेता वीआईपी नहीं, एक टीचर, एक ड्राइवर, एक सैनिटेशन वर्कर का बेटा होता था। जहां मैनिफेस्टो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं, एक संविधान जैसा लगता था। वही आम आदमी पार्टी आज एक मोड़ पर है जहां उसके कुछ अपने छोड़कर चले गए, जहां सवाल उठ रहे हैं कि क्या वही पार्टी है जो कभी आंदोलन था। इस पॉडकास्ट में हम एक नेता से नहीं, एक सफर से बात करेंगे, एक सपने से जिसे लोगों ने जिया था और शायद कहीं छोड़ दिया। मेरा सवाल सिर्फ उनसे नहीं है बल्कि हम सबसे है, क्या हम वाकई राजनीति बदल रहे हैं या राजनीति हमें बदल रही है? दोस्तों, इन पंक्तियों के बारे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर चल रही होगी उस आंदोलन की, उस आग की, जब सब पार्टियां, चाहे कोई किसी पार्टी का वर्कर हो, छोड़ करके एक व्यक्ति के पीछे चला गया था और उस व्यक्ति ने एक आम
नागरिक को या कहें कॉमन मैन को टिकट दी, और वो टिकट देने के बाद एक ऐसा इंकलाब दिखाई दिया, एक ऐसा आंदोलन बना जो वास्तव में दिल्ली की राजनीति के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक अलग था। लोगों में बहुत सारी आस्था थी। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ है जो 2017 में पहली बार दिल्ली के सबसे यंगेस्ट काउंसलर बनते हैं, 2020 में सिर्फ 30 साल की उम्र में विधायक बनते हैं, और एक ऐसे सामान्य साधारण परिवार से आते हैं जो शायद नेता बनने के लिए कभी सोचते भी नहीं है। तो मैं अब आपसे ज्यादा समय ना लेते हुए कहना चाहूंगा, आज हम आए हुए हैं कोंडली विधानसभा के अंतर्गत, यहां से विधायक श्री कुलदीप कुमार जी के पास। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोंडली विकास जी। मैं पहली बात आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीति की बात तो हम बहुत करते हैं, बहुत सारी चलती है, राजनीति के बारे में सबको आपका पता भी है, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा कुछ हम पर्सनल बात आपके बारे में समझें और जाने कि आपकी जर्नी कैसे रही, ताकि जो आज का यूथ है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सके, समझ सके कि हाँ, हम भी कल कुछ भी बन सकते हैं। जो लोग आज ये सोचते हैं कि इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए शायद हम नहीं बने, तो उसको आपने सही तरीके से चरितार्थ किया है। तो मैं सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगा। हमने ज्यादातर समझा है, लगभग मेरी और आपकी हम उम्र ही है, तो ज्यादातर हम देखते हैं वो 90s का बचपन, 95 80s में जो जन्मे है, सुपर हीरो एक मॉडल दिमाग में चलता। तो क्या आपके बचपन में भी ऐसा कोई सुपर हीरो या दिमाग में कोई मॉडल था? नहीं, देखो 90s में तो जब आपका बर्थ 90s में हो तो उस समय दिमाग में कुछ चलता नहीं है। हाँ, 95 के 96 के आसपास कुछ दिमाग में चलता है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जिस जगह से हम लोग आते हैं वहां आदमी के सपने और रोल मॉडल डेली बदलते हैं। एक नई पिक्चर देखी तो नया रोल मॉडल, नई दूसरी देखी तो दूसरा नया रोल मॉडल। उसकी स्थिरता नहीं होती है, क्योंकि स्थिरता इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां दिमाग में उस समय कुछ होता नहीं है। उस समय तो जिस जगह से हम निकल के आए वहां तो दो वक्त की रोटी का संकट है, दो वक्त की रोटी का झगड़ा है। तो वहां दिमाग होता है 2 वक्त की रोटी खाने पे, बनने पे दिमाग तो बहुत कम होता है। तो वहां तो संघर्ष, जो जीवन बचपन है वो तो बहुत तंग गलियों में, तंग जगह पे बीता है और बहुत संघर्ष के साथ जीवन बीता है। आप समझ सकते हो कि गरीब परिवार की स्थिति कैसी होगी। वो इसकी आज की ऐसी है लोगों की बात, वो बहुत बदली नहीं है। लेकिन वो उस समय पे कुछ ये सोच पाना कि कौन रोल मॉडल है, ये तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे आपने अभी बताया कि उस समय पे ये सोच पाना बहुत दूर की बात है, रोजी रोटी के लिए लड़ाइयां थी, वो 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ाइयां थी। उस वक्त कभी आपके मन में ऐसा था कि मैं एक दिन विधायक बनूंगा? नहीं, उस समय तो नहीं था कि विधायक बनूंगा, क्योंकि विधायक तो बहुत बड़ी चीज लगती है, क्योंकि विधायक बनना, पॉलिटिक्स में जाना, ये तो सोच ही नहीं सकता था आदमी इस समय पर। लेकिन हाँ, एक स्टेप आके ये दिमाग में था कि ये बनना है। जब 10वीं क्लास के बाद, जब 12वीं के सफर था 10वीं से कॉलेज वाला, उस समय दिमाग में था यार कुछ तो बनना है, मतलब कुछ तो बड़ा आदमी बनना है। ये दिमाग में तो था कि कुछ तो लोगों का मेहनत करने, काम करना, कुछ तो उसके लिए आगे जाना। तो उसके बाद दिमाग में आया, फिर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद दिमाग में आता रहे। ऐसी क्या घटना घटी जो आपके दिमाग में ये आया कि कुछ करना है, कुछ इस तरफ जाना है? क्योंकि मोड़ तो बहुत होते हैं, पॉलिटिक्स ही क्यों चुनी? देखिए, मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में था तो आज तो बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग होती है। उस समय कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था बहुत कम होती थी और हम जैसे लोग यहाँ तो बहुत ही कम होती थी। यहाँ एजुकेशन की बहुत बड़ी लंबी खाई है, वहाँ तो और ही कम होती थी। तो वो कैरियर काउंसलिंग समझ पाना बड़ा मुश्किल था उस समय। तो आज तो मैं देखता हूँ कि बच्चे 90, 90, 95, 98 नंबर लाने के बाद भी माता खाता कुछ नहीं। वो जमाना होता तो जब बच्चा पास होने पे लड्डू बढ़ जाते थे। आज ऐसा नहीं होता। आज तो 95, 98 आएगा तो वो चेक करता है इस कॉलेज में नंबर आएगा नहीं आएगा, इसमें जाएगा नहीं जाएगा, नीट में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। आज वो है, लेकिन उस समय होता था। तो उसके बाद मुझे याद है जब मैं 12वीं क्लास पास करके पहली बार कॉलेज में गया तो मैंने पहली बार देखा कि पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे पॉलिटिक्स होती है, क्या होता है, कैसे नहीं होती है। तो कॉलेज में हम गए तो वहां इस समझ में आया कि ये पार्टी एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी, 2 ही पार्टियां वहां पे होती हैं, आपको बताइए।
तो एक पार्टी दूसरी पार्टी है। तो वहां जब हम कॉलेज में एडमिशन कराने गए तो उस समय अब तो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, उस समय ऑनलाइन ही थे, तो उस समय तो ऑफलाइन फॉर्म होते थे। वो विंडो से जाके फॉर्म लेना, फिर उस फॉर्म को भरना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता था। फिर उस फॉर्म को भरना, तो वहाँ पूरा मजमज होता था। मैं तो दीर्घ शानदार कॉलेज था, तो मैं उसको गया तो बहुत भीड़ होती थी, दिल्ली वालों की बड़ी भीड़ थी, लाइनों में लगना, फॉर्म निकालना। तो वहां समझ में आया कि यार यहाँ पार्टियां हैं, पॉलिटिक्स से चुनाव होता है। ये समझ में आया कि चुनाव होता है, चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। तो हमें समझ में आया कि यार ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो हेल्प कर रहे हैं लोगों के स्टूडेंट्स की, ये कौन है, ये कौन कौन लोग हैं। और हमसे तो बड़े ही लोग हैं, कभी यहाँ पे बैठ के हमें समझा रहे हैं कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, हमें नहीं पता ये भी स्टूडेंट है क्या है। बाद में पता लगता है नहीं यार, ये एक संगठन से है, ये एक उससे है, ये लोग, इनको चुनाव में वोट चाहिए, इसलिए यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसी मदद करनी है, हमें भी लोगों की हेल्प करनी है। तो वहां से लगा कि यार हमें भी मदद करनी है, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा। अब यहाँ जाने के लिए किसी संगठन में जाना पड़ेगा। तो हम जब संगठन में वहां से गए, और संगठन में जाने के बाद हमने संगठन में काम करना शुरू किया। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने के बाद जब दूसरा सेकेंड ईयर आया, तो सामने डेस्क में बैठा हुआ था, SC ST स्टूडेंट की मदद करने के लिए। OBC का कोटा उस समय लागू हुआ था नया नया। हम वहाँ बैठे हुए थे, उसके हम लोगों की मदद कर रहे थे। तो जब मदद कर रहे थे तो कॉलेज में ना एक बड़ी लड़ाई होती है कि वहाँ पहले से तय है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। और जैसे राजनीति में ना क्या होता था, आम आदमी पार्टी के आने से पहले बपोती होती थी कि मेरे पिताजी MLA तो मेरा बेटा MLA बनेगा, वो उनकी दादाजी MLA तो उनका वो बनेगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन मुझे लगता है कॉलेज में आज भी ऐसा ही है मोटा मोटा। उस समय पे कॉलेज में यही होता था कि यार ये कुलदीप है तो ये कुलदीप का भाई है, तो ये यहाँ पे अब MLA बन गया, वो चुनाव लड़ेगा। वो तैयारी पहले रहती थी कि इसका भाई लड़ेगा, इसका लड़ेगा। तो हम भी तैयारी कर रहे थे, तो हमने कहा भाई हम भी लड़ेंगे। अब उनको लगा यार ये कैसे लड़ सकता है, तो हमने कहा हम भी लड़ेंगे। तो जो हमने अपना पर्चा भरा था वहां तो बवाल हो गया, तुम कैसे पर्चा भर सकते हो, वहां तो अलग ही वो था। हाँ, वंशवाद का एक नियम चालू। तो कुल मिला के फिर हमें वहां से ये समझ में आया कि ये जो दो पार्टियां यहाँ चल रही है, इनमें तो अपना भला होने वाला क्या है, क्योंकि जमा है लाइन बना। यहाँ तो अपना भला होने वाला है, क्योंकि ये लोग हमें आने नहीं देंगे, इनके तो चीजें पहले ही सिलेक्ट है, ये हमें आने नहीं देंगे, ना ही हमें आगे बढ़ने देंगे। फिर हमने वहां पे, क्योंकि जो हमारा SC ST स्टूडेंट था ना, उसका कोई वहां संगठन नहीं था, उनके पास कोई लाइन नहीं थी, बताने में डरते थे लोग अपने आप को। कोई मतलब जैसे मैं कॉलेज में गया तो मान लो मेरी क्लास में अगर मान लो 100 बच्चे, तो कम से कम 22 बच्चे तो SC ST के होंगे। वो ढूंढना भी बड़ा संघर्ष था, वो नहीं मिल जाए। तो हमने एक संगठन शुरू किया 5-7 लोगों ने मिलके, क्योंकि उसका नाम था बहुजन स्टूडेंट यूनियन। वो हमने इसको शुरुआत की बाबा साहब अम्बेडकर के उससे, बहुजन स्टूडेंट यूनियन। और फिर जब हमने उसको तैयार किया तो लोगों ने कहा ये क्या संगठन बना रहे हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा संगठन बहुत स्पीड से आगे बढ़ा, हमसे काफी लोग जुड़े। और हमने उस समय पहली बार 2010-11 में पहला हमने डूसू में लड़ाया, इसका नाम था बहुजन स्टूडेंट के नाम से। हमने एक पूरा पहला डूसू में लड़ाया, फिर हमने कॉलेज में लड़ाया। हमें समझ में कॉलेज की लाइन थोड़ी अलग है, तो वहां से समझ में आया कि यार हमें जाना तो इसी लाइन में है, राजनीति में। अब उसके बाद जब आप बाहर आते हो कॉलेज से, तो भी आपको वहां दो ही पार्टियां मिलेंगी, बीजेपी और कांग्रेस। आपको पता ही किसी तो पार्टी नहीं है बाहर आने के बाद भी। अब आपके पास ये रास्ता है कि फिर या आप फिर वही कॉलेज वाली गलती दोहराओ, या फिर आप कोई नया संगठन कुछ आप पकड़ो। तो मेरी आदत थी शुरू से कि हम दलित बच्चों का, गरीब लोगों का, गरीब बच्चों को मदद करते थे, उनकी मदद में, उनकी एडमिशन में, उनकी लड़ाई लड़ना। कॉलेज में उनकी कुछ टीचर से बेचारा रस्टिंग कुछ हो गया, तो उसकी एक लड़ाई को लड़ना, जिससे अन्याय हो रहा है उसकी लड़ाई को लड़ना। तो 2011 के बाद हम समाज सेवा में जुट गए, संस्था बना ली अपने अम्बेडकर के नाम से, बाबा साहब के नाम से, उस पर काम करने लगे। 2012-13 अब उसमें आंदोलन आ गया। फिर हमें पता लगा यार वहां पे आंदोलन हो रहा है, हम आंदोलन में पहुंच गए, बाइक उठा के। टीम हमारे पास थी, ठीक 100-150 लड़के वहां जा रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं, हम किससे नहीं मिल पा रहे, कौन वहां पे कौन है, कौन चला रहा है, हमें ये भी नहीं पता कौन चला रहे हैं कौन नहीं चला रहे। ये पता है कि अन्ना जी बैठे हैं और अन्ना जी आंदोलन कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल वगैरह ये सब है, 2-4 अच्छे बड़े बड़े लोग जुड़े लगे। हम लोग जाने लग गए। एक बार तो खुद ही पैसे इकट्ठे कर बुला के वहां लेके चले गए, छोटे छोटे बिस्किट वगैरह वो बांट के आ गए। तो वहां से शुरू हुए आंदोलन जाना। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई। फिर पार्टी आई तो पार्टी में तो जुड़ी। जब पार्टी आई तो हम पे रास्ता, पार्टी में जाना नहीं जा रहा, हमें तो पार्टी में जाने दो, हमें बीजेपी कांग्रेस से तो हमें जाने नहीं था, तो पार्टी में आ गया। फिर हमने पार्टी में मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। अब पार्टी में मेहनत करनी शुरू करी
तो पार्टी में जुड़ गए, पार्टी में काम करना शुरू कर दिया। अब उस समय तो आपको पता था कि हम गलियों में फॉर्म बने जाते थे, तो उस समय पॉलिटिक्स में ना नए लड़के लड़कियां बहुत कम होते थे। मतलब बीजेपी कांग्रेस के भी जो वर्कर काम करते, वहाँ जो पुराने एक चले आ रहे हैं वही, वो बड़े पेड़ लोग काम करते थे। मतलब कोई निस्वार्थ भाव से कोई लड़का लड़की कॉलेज में जाके किसी का फॉर्म भर रहा है, मैडम ये आपने क्या किया है, इससे जुड़ना है नहीं जुड़ना है, तो वो लोगों को लगता था क्या होता है। तो बीजेपी कांग्रेस के नेता भी मिल जाते थे, कहते पैसे मिलते तुम लोगों को, पूछते थे हमसे तुम्हें पैसे मिलते, तो कभी जिंदगी खराब कर रहे हो तुम यहाँ पे जाओ। क्योंकि होता क्या ना, उन्हें लगता था ये लोग एंट्री ना कर जाए। अच्छा, उस समय इसने सोचा भी नहीं था कि हम लोग आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी। फिर हम वहां जुड़ गए और फिर पॉलिटिक्स में वहां से मोटा मोटा कदम रखा भी ना हो गए। नहीं ये तो आपने सही बात कही कि उस समय हम देखते थे और सारे जो लड़के लड़कियां हैं, यूथ है, सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिला था, चाहे वो अन्ना आंदोलन की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, पार्टी को भी वो सबसे ज्यादा यूथ का मिला। पहली बार हमने किसी पार्टी के लिए यूथ को लड़ते हुए देखा था। नहीं तो हमारे यहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, एक कैडर व्यक्ति हैं, वो ज्यादातर दूसरी पार्टियों के साथ जाते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, कि नई चीज राजनीति के अंदर लेकर के गए। हम इस मुद्दे पे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा चाहेंगे आपके बारे में पारिवारिक बातें। अब मैं जानना चाहूंगा कि 2017 में जैसे आप पार्षद बने, आपके पिताजी खुद एक एमसीडी के कर्मचारी थे, तो उनका क्या रिएक्शन था उस समय, और उस वक्त को एक अगर मैं पारिवारिक माध्यम से देखना चाहूं, मैं अभी राजनीति की बात ना करूं, तो कैसे बयां करना चाहेंगे आप? वो पहला जो वक्त था वो क्या था? नहीं, राजनीति में आना और निगम पार्षद बनना, क्योंकि मैं समाजी सेवा तो था ही, तैयारी में कर ही रहा था, तो घर वालों को लगता था कि यार ये नेता तो बनेगा बनेगा, क्योंकि शुरू से ही अपना जो लाइन थी वो वही मोटी मोटी तय हो चुकी थी कि हमें इसी लाइन में जाना है। लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब नेता बनने का मतलब हमारे यहाँ विधायक पार्षद नहीं मानते थे उस समय पे। लगता था ये थोड़ा समझदार हो गया, इसको पुलिस वाले से बात करनी आ गई, इसको अधिकारी से बात करनी आ गई, ये हमारी बात कर सकता है, तो ये हमारा लीडर है। लीडर मतलब ये हमारी लड़ाई लड़ सकता है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ बोल गए, तो मतलब एक किसी बड़े अफसर से बात करना ये समझदारी वाली बात मानी जाती है, उसको नेता ही मानते हैं। तो इतना तो ये समझ में आ गया था कि ये बंदा है। लेकिन जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था 2017 में, तो मुझे याद है कि पूरा मतलब एक पूरा बड़ा तबका मेरे साथ, चाहे वो यंगस्टर हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, घर के हो, मोहल्ले के हो, परिवार के हो, सारे के सारे लोग मेरे लिए कंपेन करते थे एक दिन से। क्योंकि मुझे लगा था कि यार कोई लड़का हमारे बीच से आ रहा है और वो निगम पार्षद लड़ रहा है चुनाव। और पहली बात क्या होता था, टिकट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। पहले किसी पार्टी को एक्चुअल टिकट नहीं मिलता था। हम लोग चुनाव तो लड़ लेते थे, कोई छोटी मोटी पार्टी भी लड़ रही, लेकिन किसी ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ना जो उसकी सरकार बिल्ली हो। इसका मुख्य कारण क्या था? कम्युनिटी या गरीब परिवार से हो? नहीं, राज ना तो कम्युनिटी और ना ही गरीब पड़ेगा। ये तो राजनीति का स्ट्रक्चर ऐसा था। ये तो नेता जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने ये पहले ही बता रखा है कि तुम लोग यहाँ मत आ रहे, राजनीति तुम्हारे लिए नहीं है। ये राजनीति तो केवल बड़े लोग ही कर सकते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिनकी बहुत बड़ी कटोच है। आप लोगों के लिए नहीं। आप कैसे आ जाओगे राजनीति में? आप कहाँ से पैसा लाओगे इतना खर्च करने के लिए? आप कहाँ से इतने लोग लेके आओगे? तो ये आप कहाँ से इतनी वो लड़ाई लड़े वाले लोग लेके आओ? पैसे वालों की राजनीति होती, पैसे वालों की और वंशवाद की राजनीति। तो उनको लगता था कि यार ये कहाँ से लेके आ रही है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ना, वो स्ट्रक्चर ही ऐसा था। बड़ी बात क्या है कि वो जो स्ट्रक्चर पूरा एक बना हुआ था, जाल जो मकड़ी का बना हुआ था, उसको तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने करने का क्या कि ये एंट्री हो गई थी। ये 2017 में नहीं हुई, ये एंट्री तो 2013 में, जो पहली बार आम आदमी पार्टी को इनकी सरकार बनी थी, उस समय ही हो गई थी। क्योंकि आप अगर उस बैच को देखोगे 2013 वाले को, जब उसमें 28 एमएलए शायद आम आदमी पार्टी के बने थे, तो वो 28 जब एमएलए का बैकग्राउंड आप देखोगे तो आपको एक भी ऐसा नहीं दिखेगा जिसका जो पॉलिटिकल परिवार से हो। वो सब ऐसे नए लड़के लड़कियां। तभी तो हमें उम्मीद जगी, वरना हमें भी क्यों जगती? हमें भी लगा यार जब ये सब बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते भाई? ये ऐसे मध्यम परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, ये बन सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी में जो सबसे बड़ी शुरुआत करी वो यही करी कि एक आम कार्यकर्ता, एक आम आदमी, एक आम वॉलंटियर, एक लड़का भी सोच सकता है कि मैं जाके राजनीति में जा सकता हूँ। मतलब राजनीति उम्र भी सेट थी कि आपको 35-36 साल के बाद ही राजनीति में आपको आना है। आपको 20-22-25 साल की उम्र में राजनीति में नहीं आ सकते। तो ये वहां से उसको तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। और जब उसको तोड़ा तो आपको पता है 13 के बाद 15,
और 15 की सरकार का मैंडेट तो सबको पता है कि इतना बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भेजा रखते हैं। सब लोग मतलब विधायक जीत के आए, 3 MLA माता ने 70 में से 67। तो उसके बाद 17 में मुझे टिकट मिला, तो फिर मेरे लिए तो एक अलग अनुभूति थी, एक गर्व का विषय था। तो चुनाव जीतना तो अलग बात है, टिकट मिलना ही अपने आप में एक बड़ा विषय था। क्या हमें अरविंद केजरीवाल जी ने हमें चुना है, मतलब दिल्ली के 272 लोगों में से हम यही सोचते हैं कि 272 लोग दिल्ली में हैं और एक 272 में एक उन्होंने मुझे भी चुना है। तो हमारे लिए यही बड़ी बात थी। चुनाव जीतना हारना तो बहुत अलग की बात है, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमें चुन लिया हुआ। उसके बाद हम चुनाव लड़े तो जनता ने साथ दिया और चुनाव जीत के निगम पार्षद बन गए। तो ना खुशी का ठिकाना नहीं था, निगम पार्षद बन गए। अब निगम पार्षद बन गए, सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमें उसी जगह पे काम करने का मौका मिला जो आपने कहा कि मेरे फादर एमसीडी में सैनिटेशन का काम करते थे, और मतलब मेरे फादर से ज्यादा नहीं पता होगा कि पार्षद क्या होता है। बिल्कुल सही बात। उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि पार्षद की पावर क्या होता है, पार्षद क्या होता है। और पार्षद मतलब अब मैं इस पोस्ट को कुछ ही करता है वो। अच्छा, वो उसी वार्ड से ही थे ना शायद? नहीं, दूसरे वार्ड से थे। अच्छा। तो उसमें उनसे ज्यादा किसी को इस बारे में नहीं पता होगा, और मुझे तो शायद मुझे भी नहीं पता होगा कि मैं पार्षद बन गया तो क्या होगा, लेकिन उनको शायद ही पता होगा, क्योंकि उन्होंने मतलब अब मैं कुछ भी आप दिल्ली को स्ट्रक्चर को आप कुछ भी कह लो कि दिल्ली का पार्षद का स्ट्रक्चर बहुत खराब है। मतलब ये मानता हूं मैं काउंसलर का, मैं सभी को नहीं कहा, काउंसलर्स को, लेकिन मोटा मोटा बहुत खराब स्ट्रक्चर है। और उसका सबसे ज्यादा शिकार तो हो रहा है तो सफाई कर्मचारी ऊपर है और कोई दूसरा आदमी नहीं होता। तो जब मैं निगम पार्षद बना तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को, क्योंकि ज्यादा मतलब मैं एक वार्ड में काउंसलर हूं और वहां 300 कर्मचारी है, तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं इसके बाद 300 कर्मचारी हो, मेरे पास ही है खाली। ये पार्षद की कैसी पोस्ट है? सही बात। जिसमें 250 कर्मचारी है। तो और कोई ऐसी और कोई वो नहीं है। मान लो आज मैं MLA हूं तो मेरे पास आज भी 30 आदमी नहीं है। हाँ, काम बनाने के बाद वहां मेरे पे 300 आदमी है जो मेरे उस पर काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब हमें दर्द इस बात का था कि वो 300 लोग तो हैं, लेकिन उन 300 लोगों में ये भी व्यवस्था नहीं है कि वो 300 लोगों को अगर दोपहर में खाना खाना हो तो उन्हें कहाँ बैठ के खाना होगा। अगर किसी सफाई कर्मचारी माता बहन को अगर वॉशरूम आ जाए तो उसे जाना कहाँ होगा, उसकी ये व्यवस्था भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये व्यवस्था को ठीक कराना था। और मुझे याद है मैं जब काउंसलर बना तो मैंने अपने वार्ड में तो ठीक किया ही किया। अपने वार्ड में तो मैंने जगह जगह सफाई कर्मचारी शेल्टर बनाने का काम किया, जहां पे उन लोगों की भीड़ होती थी, सब लोग बैठ के खाना खा सके, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया। दूसरा कि मैं MCD में लीडर ऑपोजिशन भी बना था। मतलब मैं 2017 में काउंसलर बना और सरकार 1 डी पे थी नहीं, तो मैं लीडर ऑपोजिशन बना 2018 में। उस समय शायद तो ADMC होती थी। तो सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई और सफाई कर्मचारी के लिए भी उठाई, अपने वार्ड के लिए भी उठाई, और दिल्ली में जगह जगह शेल्टर भी हमने उस समय स्थापित कराने का काम किया। तो वो तो एक अलग वो था, तो कि भाई इतने मध्यम परिवार से आके, इतने गरीब परिवार से आके, और मुझे जब तक सबसे ज्यादा अगर किसी को गर्व हुआ होगा मेरे फादर भी हुआ होगा, क्योंकि वो पोस्ट ही ऐसी थी, आपको पता ही। लेकिन उसके बाद फिर मुझे कहा, मतलब मैं तो अपने काम कर रहा था ईमानदारी कि भाई सफाई कर्मचारी के लिए काम करना, वार्ड को साफ सुथरा रखना है। मुझे याद है आज भी, मैं कल्याणपुरी में जो पार्षद था 17 में, तो एक गंदी गली होती थी, और मुझे याद है उस गंदी, बिल्कुल कल्याणपुरी थाने के सामने वो गली थी, और इतनी गंदी थी वो कि वहां सब लोग, वो 17-18 के अंदर भी, 17 में जब मैं काउंसलर बना, पूरी गली में बैठ के लोग लेटरिन कर सोच करते थे, पूरी गली के। और वहां पे एक राशन की दुकान थी जो सरकारी राशन दुकान थी, और वहां लोग उसके ऊपर लैट्रिन में पैर रख के तब राशन की दुकान भी जाते थे, और कुछ लोग ऐसे ही बैठे होते थे, लोग जाते थे। गली पूरी अंधेरे वाली थी, तो मैंने वो पता किया, तो लेडीज भी रात में वहां जा। और मुझे याद है उस समय पे कि वहां शौचालय होता था, 20 रुपया शायद आई थी, तो उस शौचालय में मेरे ख्याल से 10 रुपये पुनी 5 रुपये लगते थे जाने। तो इस वजह से वो लोग वहां नहीं जाते थे। तो मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो अपने फीडबैक दिया था, उनको फीडबैक कहीं से मिला, तो उन्होंने उस समय ही पूरी दिल्ली में शौचालयों को फ्री कर दिया। मुझे ये बात याद आ रही है। तो जब उन तक फीडबैक गया तो उन्होंने फ्री कर दिया। तो मैंने उस गंदी गली को बिल्कुल साफ सुथरी गली बनाया था, और मैं आज दावे से कह सकता हूं कि अगर कल्याणपुरी पूरे वार्ड में सबसे सुंदर और शानदार गली कोई है आज, तो वही गली जो हमने बनाई थी। हमने उसको बिल्कुल शानदार बनाया, और हमने उसको ऐसा बना दिया जैसे स्ट्रीट होती है ना, स्ट्रीट
जिसमें लाइटें लगा देते हैं, स्ट्रीट होती है। आज वो झुग्गी वालों का मतलब स्ट्रीट रोड है, मतलब जैसे वॉशिंगटन डीसी वाले रोड होते हैं, इस तरह से हमने इसको बनाया, बढ़िया सुंदर बनाया और पूरे में लाइटिंग लगाई। अब उसमें रात में दिन में कोई भी जा सकता, बहुत सुंदर गली में बना गई। अब गंदी गली, उसका नाम था गंदी गली, और आज वो कब से साफ साफ सुंदर गली। मतलब एक मॉडल बना के तैयार कर दिया त्रिलोकपुरी बार्ड का कि इस गली को देख करके आप हमारे काम की समीक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हमने उसको मॉडल बनाया। बहुत छोटा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उस आदमी के जीवन के लिए और बड़ा काम है जो हमारे बिंदास से जुड़ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा काम। तो वहां से फिर उन्होंने उस पर एक अच्छा वर्क किया। और वार्ड में ने मुझे देखो, जो आपको जिम्मेदारी मेरी, आपको वो ईमानदारी से निभानी चाहिए। मुझे याद है कि मैं रात में भी घूमता था, कूड़े खत्ते पे को गिरता था, मैं खड़ा हो जाता, अब तू गिर रहे हो कूड़ा यहाँ पे, अंदर गिरो। कई लोग नाराज भी होते थे मेरे से, कई लोग गुस्सा भी होते थे। मैं रात को खुद घूमता था स्कूटी लेके साफ कराने के लिए। रात मार्केट में क्या होता था, गंदगी होती थी कल्याणपुर जीवी चौक, हम रात में मार्केट साफ कराते थे जानबूझ के। तो ऐसे कई एफर्ट्स हमने निगम पार्षद रहते हुए किए, और फिर पार्टी को लगा कि इसने अच्छा काम किया। क्योंकि मुझे लीडर ऑफिसर बना, तो आप उस पीरियड को देखोगे, 18 से 19 का पीरियड था वो। तो अखबार अगर इस दिल्ली का छपा होगा तो उसमें मेरी फोटो, मेरे काम की फोटो जरूर होगी, क्योंकि मैं ऐसे ही मुद्दे उठाता था हमेशा। बीजेपी जो भी अच्छी स्किल है उसका हम समर्थन करते हैं, जो खराब लेके आती है उसका हम नहीं करते। और आपको पता है कि बीजेपी का तो काम 18 साल में निगम का, अगर आज दिल्ली की पूरे व्यवस्था की अगर ये व्यवस्था है तो उसमें बीजेपी को उसको बर्बाद करने में बड़ा की होता है। जैसे आपने अभी बताया कि आपने एक तरीके से आपदा को अवसर में बदला, उस गली को एक बहुत ही बड़े मॉडल के तौर पे दिखाया और बनाया। इसके बाद जब पिताजी आपके एमसीडी में थे, आप पार्षद बन गए, तो क्या कभी आपने उनको ये बोला कि अब एमसीडी छोड़ देनी चाहिए, अब आपको क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, मतलब पार्षद बनने के बाद तो कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छी नौकरी पे लगे हुए, ऐसा तो नहीं कि आप। फिर भी एक पार्षद का दिल्ली के अंदर थोड़ा सा भाई पावर के लिहाज से देखें या सामाजिक सोशल हिसाब से देखें तो ठीक ठाक। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं पार्षद तक पहुंच पाया तो उसमें उनकी उस जर्नी का बड़ा योगदान है, उनके उस काम का बड़ा योगदान है। वैसे मेरी 1-2 बार बातचीत उनसे हुई इस बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसा है, तेरा अपना काम है, मेरा अपना काम, तू अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। तेरा काम भी सफाई करना है, मेरा काम भी सफाई करना है। जो मेरा पार्षद काम, मेरा काम भी तो सफाई करना है ना, उनका काम भी वही है। तो तू अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा, अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, और वो ईमानदारी से निभा रहे, आज भी निभा रहे। मतलब आज तो मैं एमएलए हूँ और सेकंड टाइम एमएलए हूँ, तो मतलब मेरी पॉलिटिक्स में मुझे पोस्ट पे ही हो गए। वो मेरे पास 17 में बना था, तो आज चल रहा है 25। आज भी वो उस नौकरी पे। अच्छा, आज भी है? आज भी वो प्रोजेक्ट इस नौकरी पे है। जो तो रिटायर हो तो छोड़ेंगे भी, मैं कितना भी कह लूँ वो छोड़ेंगे भी नहीं। तो क्योंकि हमने मेरा अपना बिजनेस भी था, जो मैंने अपना 2000 कॉलेज के बाद शुरू किया। मेरा बिजनेस ठीक था, अच्छा बिजनेस में सेटअप किया, उसको तैयार किया। हमारे फादर ने हमें इस लाइफ बनाया कि हम बिजनेस खड़ा कर सके, हमने क्वालिटीज में खड़ा कर सके। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ और दोनों का एक ही काम। आज भी मैं एमएलए हूं तो मेरा काम तो साफ सफाई है, हमारा काम वही है लोगों को सुविधाएं पहुंचाना। तो उनका काम वो है। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया और वो कह जाते मेरा इंटरव्यू, मतलब मेरे को क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहा है पॉलिटिक्स में। तो लेकिन मैंने कई पत्रकारों से बोला भी, लेकिन वो मौज गए उनसे बातचीत करने के लिए, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यार मुझे ये मेरा काम है और शायद मेरा परिवार इसी वजह से यहाँ बहुत चल रहा है। और हम ये इसमें कोई धोया भी नहीं है कि उनकी नौकरी की वजह से आज हम यहाँ। नहीं, इसमें एक चीज और समझ में आती है, जो हम जिन चीजों को देख देख के बड़े हुए हैं, हमारे सिनेमा में, बॉलीवुड के अंदर ज्यादातर मूवीज ना इसी तरीके की दिखाई देती, तो आपकी जर्नी कहीं ना कहीं उससे मैच भी होती है। अगर हम उसको सही तरीके से समझे ना, ज्यादातर मूवीज जो 90s में 2000 के आसपास बनी है, आप देखोगे उसमें इसी तरीके से एक लड़के को दिखाया जाता है, वो गरीब है और धीरे धीरे सारी चीजें चीरता हुआ आगे जाता है और एक सुपरमैन की तरह, एक सुपर हीरो की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो इस वजह से मीडिया का भी अट्रैक्शन कहीं ना कहीं रहता ही होगा। हाँ, इसलिए भी था क्योंकि देखो, मतलब लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, और मुझे लगता है कि मैंने सोचा नहीं था वो लोकसभा का चुनाव। हाँ, और लोकसभा चुनाव प्लस जिस सीट पे मैं लड़ा, मतलब ये जनरल सीट है, तो उसको भी सोचा नहीं था कि जनरल सीट पे तो चुनाव लड़ सकता है। तो मतलब मेरे लिए एक एमएलए होते हुए बड़ी बात थी। मतलब मुझे पता था मैं यहाँ जानते हैं लोग मुझे, मैं नोन हूँ, लोग काम करता हूँ। लेकिन ये सोचा कि जनरल सीट पे चुनाव लड़ेगा लोकसभा एमपी का, और इतनी जल्दी लड़ेगा ये भी एक, क्योंकि 17 के बाद 20 के बाद 24, तो ये बहुत जल्दी भी था। मतलब मुझे लगता था कि इतनी जल्दी मैं लड़ूंगा, लड़ेंगे कभी 29-29 में लड़ेंगे कभी,
और चले जाएंगे नॉर्थ वेस्ट की सीट पे, वहां से जाके चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जज नहीं कर सकते भाई। उनका तो कहना, उनका क्या कहते हैं कि उनका वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उस व्यक्ति, वो उस तरह के व्यक्ति हो, किसी को क्या दे दें, कब क्या बना दें, क्योंकि उनके यहाँ पैसा और पावर कोई पॉलिटिक्स नहीं। उनको लगता है जनता की सेवा करता है, उसको दे दो। तो मुझे दिया था लोकसभा चुनाव, मुझे याद है, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा दी। मुझे आपको पता है लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, और 10 विधानसभाएं कहाँ, मैं कोंडली में बैठा हूँ और यहाँ से शारदा में चला गया, और उसके बाद मैं चुनाव लड़ा। अरविंद जी समित मुझे जब टिकट दिया था, मुझे याद है, तो उन्होंने कहा तुम्हें लोकसभा लड़ना है। वो सब मैंने कहा कि हाँ क्यों लड़ सकते हो, मेरे पास जनरल सीट है। तो क्या हुआ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उनको ये भी नहीं फर्क पड़ता कि सीट जनरल ऐसी है, पैसे इसमें है नहीं, उन्हें इस बात का फर्क नहीं था। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया। जैसे आपने भी जिक्र किया अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, उसकी आइडियोलॉजी का, हमने ज्यादातर देखा था कि 2013 और 15 का जो चुनाव था, वो कहीं ना कहीं पार्टी का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इस इशू को लेकर के चल रहे थे कि हमको हर एरिया का एक कॉमन मैन खड़ा करना है और उसको जिताना है। और ऐसा हुआ भी। बहुत सारे ऐसे नेता निकले जिनको शायद उनके क्षेत्र में उनसे पहले कभी कोई जानता नहीं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी से जुड़े और धीरे धीरे कोई पार्षद बना, कोई विधायक बना, और पार्टी ने अपने आप को इतने बड़े रूप में स्थापित करा। लोगों की ऐसी भावना थी, हम उस समय एक हुजूम देखते थे व्हाइट टोपी का, लोग अपने काम धंधे छोड़ करके लगे हुए हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, जिसका आपने भी जिक्र किया, और पूरी तरीके से समर्पित भाव से पार्टी के साथ। लेकिन ऐसा क्या होता है एकाएक 2013 से और 2025 तक की राजनीति के अंदर कि कहीं ना कहीं पार्टी को बाहर से कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट लेने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक प्रश्न चिन्ह ये आ जाता है कि आइडियोलॉजी में कोई बदलाव किया गया पार्टी की। नहीं, देखो मेरा मानना ये है कि पार्टी कोई खराब नहीं है। आप सुनिए, पार्टी क्या होता है कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं पार्टी में, मेरा व्यवहार अलग है, पार्टी का व्यवहार अलग है। व्यक्ति भी कोई गलत नहीं है, व्यक्ति का व्यवहार अलग है, पार्टी का व्यवहार अलग है। आम आदमी पार्टी हमेशा से उनका कैंडिडेट का सिलेक्शन देखोगे तो आपको वही दिखेगा कि उन्हीं लोगों को आम आदमी पार्टी टिकट देती जिसको जनता चाहती है। आम आदमी पार्टी ऐसी बहुत पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पर जनता की राय लेती है। लोगों को लगता है, मान लो आज मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट दिया, एमएलए बन गया। अब केजरीवाल जी ने मुझे टिकट दिया, जिस समय मुझे टिकट दिया, बड़ा अच्छा आदमी हूँ, बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ। अब अरविंद केजरीवाल, जब मैं मुझे टिकट देने के बाद अब मैंने 5 साल में कैसा काम किया, ये रिपोर्ट कार्ड तो अरविंद केजरीवाल जी लेंगे ना, वो तो नहीं लेगा, वो रिपोर्ट कार्ड लेंगे। और एक अच्छे पार्टी की, एक अच्छे लीडर की अच्छी पहचान है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उससे अलग ना जाए। और आम आदमी पार्टी में आइडियोलॉजी जो जिस विचारधारा के साथ आम आदमी पार्टी आई थी, उस विचारधारा पे आम आदमी पार्टी काम करती है। उसको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट गलत है, जनता में उसने काम नहीं किया, उसने कुर्सी ली, उसी पे बैठा, काम नहीं किया, या जनता में उसकी छवि नहीं है, या जनता में जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। क्योंकि बनना और उसके बाद देखो किसी चीज को, मान लीजिए मैं बन तो गया लेकिन मुझे उस पर टिके रहना बड़ा मुश्किल है। राजनीति को मेंटेन करना, राजनीति में कोई भी चीज हो, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और मेंटेन करने, क्योंकि बन तो आप गए, जैसा भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में बन तो गई, बन गई, लेकिन बन के उसको हसन मेंटेन करना, जिन मुद्दों पे वो सरकार आई है उन मुद्दों में काम करना, जो जनता से प्रॉमिस किया उसको डिलीवर करना, ये बड़ी बात है। अगर वो डिलीवर नहीं करी तो 5 साल बाद जनता बदल देगी। तो डिलीवर जरूरी है, डिलीवरी तो करना पड़ेगा ना। जो डिलीवरी नहीं करेगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी का बहुत खास हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी का बहुत प्रिय हो, उसको तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न इसमें और आ जाता है कि जब हम बात करते हैं 2013 के अंदर बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग पार्टी के साथ जुड़े थे जो आज कहीं ना कहीं पार्टी के साथ नहीं है। मैं चाहे बात करूं प्रशांत भूषण जी की, कुमार विश्वास जी की, योगेंद्र यादव जी की, ऐसे बहुत सारे नाम थे जो उस समय पे पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ एकदम से कि सब धीरे धीरे पार्टी से जाते हैं? लेकिन वैसे उन पे कमेंट करना मेरे ठीक नहीं रहेगा, वो बहुत बड़े लोग हैं और क्या रहा क्या नहीं रहा वो सारी बात की। लेकिन कितने बड़े बुद्धिजीवी और जनता को आज दिखा है वो कैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति है, कैसे काम करते हैं, क्या काम नहीं करते, ये सबको दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कतई
जब हम इस संगठन को खड़ा करते हैं, हम किसी चीज को खड़ा करते हैं, तो हमारी विचारधारा होती है। और चाहे मैं हूं चाहे आप है, हम सबको विचारधारा मानिए। अब जो विचारधारा से बाहर जाएगा, उसके बाद दो ही रास्ते होते हैं, या तो विचारधारा के साथ रहे या विचारधारा के विपरीत जाए। अब विपरीत जाएगा तो सब पहचाना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये विचारधारा की लड़ाई थी। आम आदमी पार्टी की लड़ाई ना किसी पार्टी के खिलाफ थी, ना किसी उसके खिलाफ थी। आम आदमी पार्टी की लड़ाई करप्शन के खिलाफ थी। आम आदमी पार्टी की लड़ाई ये थी कि जनता को सुविधाएं नहीं मिलती। आम आदमी पार्टी की थी जनता को, गरीब आदमी को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एक आम आदमी को एक झुग्गी में रहता है तो इसलिए उसकी तरह बलम न जले क्योंकि उसको बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस पायदान के आदमी के लिए भी काम करे जिसके पास दो वक्त रोटी खाने के पैसे नहीं है। उसके बच्चे की पढ़ाई करने की जिम्मेदारी सरकार के पास होनी चाहिए जिसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की लड़ाई ये थी। आम आदमी पार्टी को किसी की लड़ाई ये नहीं है, आज भी नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे सांसद बनना है। ये लड़ाई नहीं है। और जिसमें ये लालसा आती जाती है, मुझे लगता है फिर वो अपने रास्ते अलग चुनते हैं जहां उन्हें जगह मिलती है। इसमें भी एक सवाल आ जाता है कई लोगों का, या कहें विपक्ष का, कि आम आदमी पार्टी की जो छवि होती थी वो फैक्टर ईमानदार, फैक्टर देशभक्ति की होती थी, मानवता के साथ चलने की होती। ऐसा क्या कारण रहा कि आज सबसे ज्यादा घोटालों के आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल बात सही है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ताकत उसकी में होता है और जो विरोधी वो जानता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की लड़ाई ना किसी साधारण आदमी से नहीं है। आम आदमी पार्टी इस देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो आज तानाशाह लोगों से लड़ रही है। तानाशाह में सब कहते हैं, आप किसी से पता कर लो, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, अमित शाह जी छोड़ेंगे नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे अमित शाह जी? मतलब जो अमित शाह जी से, मोदी से कंप्रोमाइज कर लेगा उसको वो छोड़ देंगे। और जो नहीं करेगा ना, होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा एक ईमानदार अफसर आता है, बहुत सारे ईमानदार अफसर भी, इनके ऊपर ये देश चल रहा है, बहुत सारे ईमानदार जज भी है, बहुत सारे ईमानदार पॉलिटिशियन भी है, उनके ऊपर ये देश चल रहा है। बेचारा जब तक जैसे ही वो ईमानदारी की बात पे, आप फिल्में देखते हैं ना, लोग फिल्मों में देखा होगा आपने, ईमानदार अफसर होता है, उसके 10 तबादले होते हैं, फिर उसके घर पे रेड पड़ती है, फिर उस पर गोली चलती है, फिर उस पर आरोप लगते हैं। बस उसी पिक्चर को आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को समझ। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कंप्रोमाइज कर लिया होगा, बीजेपी चाहती थी आम आदमी पार्टी तिरी तिरी में काम करे, देश में ना जाए। देश में आम आदमी पार्टी नहीं ना चाहती है, लोग चाहते हैं देश में आम आदमी पार्टी आए। लोग चाहते हैं दिल्ली का एजुकेशन देश में हो, लोग चाहते हैं दिल्ली का हेल्थ सिस्टम देश के अंदर, हेल्थ सिस्टम में, ये लोग चाहते थे, अलग अलग राज्य में लोग चाहते थे। और ये बात मोदी जी को खटक गई। अब खटक गई तो जी कहते ना कि कुछ लोग कहते हैं चलती में चलानी चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो वो वही लोग हैं जो ऐसी चीजों को मानते हैं। वो मोदी जी भी वही, वो चाहते हैं कि अब उनकी चलती को चलाना चाहिए। अब उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को मिटाने के लिए चाहे उन्हें ईडी को भेजना पड़े, चाहे सीबीआई को भेजना पड़े, चाहे आईटी को भेजना पड़े, लेकिन कहते ना कि भाई सच की कभी हार नहीं होती, जीत होती है। और सच की जीती तो है। आप सोचो कि एक व्यक्ति के ऊपर जब से आम आदमी पार्टी बनी है, इस देश में कोई घोटालेबाज पार्टी नहीं बनी, आम आदमी पार्टी थी बस। मतलब जब से आम आदमी पार्टी बनी है, इतनी जांच किसी आदमी की नहीं हुई होगी जितनी आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नेताओं की हुई है। शुरू से, ये आज नहीं हुआ है, ये 2 साल 4 साल में नहीं हुआ। मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी के 22 विधायक डिस्क्वालीफाई हो गए थे। 2 साल डिस्क्वालीफाई रहे वो लोग बेचारे। बाद में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनको वापसी किया और वापस में सदस्यता वापस मिली। इसको पता है। उसके बाद फिर वही आम आदमी पार्टी 400 फाइलें उठा के ले जा रही, संदूल कमेटी, ये कमेटी, वो फाइलें काम नहीं आज तक। उन फाइलों को कुछ पता ही नहीं लगा उनमें क्या निकला, क्या घोटाला हुआ। फिर आ गया शराब घोटाला, पता लगा शराब घोटाले का जो मुख्य आरोपी था उससे भाजपा ने पैसे ले लिए और वो सबके सामने जग जाहिर हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ शराब घोटाले का, क्या हुआ? कुछ मिला आज तक? कुछ नहीं मिला। लेकिन जब आप कहते ना, आप मोदी सत्ता का मतलब एक होता सत्ता का सदुपयोग, एक होता दुरुपयोग। आज भाजपा और मोदी जी सत्ता का दुरुपयोग कर रही, लेकिन सत्ता किसी की रही नहीं जिंदगी भर। ये प्रकृति का नियम है, जो आया वो जाएगा। तो वो और आम आदमी पार्टी ना कोई, मतलब मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी में कोई व्यक्ति लालच से नहीं है। आज देश भर में आम आदमी पार्टी का संगठन तो लालच से नहीं बना हुआ संगठन। वो लोग बदलाव चाहते हैं, एक उम्मीद है आम आदमी पार्टी लोगों की।
और झूठ फरेब से आप कुछ दिन दबा सकते हो, ज्यादा नहीं दबा सकते। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, उसमें एक फिर से साधारण इंसान जिसे कहेंगे, जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है, गोपाल इटालिया, और लगभग सबसे ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो इसको कैसे देखती है पार्टी? देखो, मुझे लगता है गोपाल इटालिया को सब लोगों को मतलब एक केयरिस्टों को देखना चाहिए कि मतलब आप ना घर ही पूछ के मत बैठो कि यार हम तो बड़ी पार्टी चला रहे ताकि हम बीत सकते हैं, या हम क्या बोलते हैं कि जिसकी सरकार है वही सब वही रह सकती है। जनता बहुत बड़ी है, जनता जिसको चाहे कब बनाए, जिसको चाहे बैठा जाए। गोपाल इटालिया को आप जिक्र किया, उनका बहुत लंबा संघर्ष। मुझे याद है गुजरात में वो आदमी जेल गया है, उस पर मोदी सरकार ने खूब गुजरात चुनाव के अंदर खूब दिल्ली बुलाया, दिल्ली में उन पे रेड कराई, फिर उनके ऑफिस पे रेड कराई। इस चुनाव में, चुनाव से पहले भी, लेकिन फोन ना बिका ना वो दबा, वो आदमी ऐसे ही मजबूती से खड़ा रहा। और आज देखो, आज गुजरात विधानसभा के अंदर और गुजरात के लोगों के मुद्दे उठाए, तो एक अच्छा व्यक्ति विधानसभा पहुंचे, गुजरात की जनता की आवाज बनेंगे। और मैं ईमानदारी से आज आपके इस पॉडकास्ट में कह रहा हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी 2027 के चुनाव सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी गुजरात में आम आदमी पार्टी। गुजरात में भाजपा के कुशासन से लोग तरसते हैं और आम आदमी पार्टी नई उम्मीद है। उन्होंने सोचा कि हमने इनका एमएलए तोड़ लिया। अरे जनता ने तानाशाही क्या है, ये तो खासियत है हिंदुस्तान की, भारत की खासियत ही है। यहां माँ भी उसके साथ खड़ी होती है जो उसका कमजोर बेटा होता है, मजबूत साथ खड़ी नहीं होती कभी। ये जनता है, ये हमारी माँ है। इनको पता है कि एक आदमी अगर तानाशाही कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, वो ताकतवर हो सकता है, लेकिन उस ताकतवर के साथ भी लोग नहीं खड़े होंगे। वो फिर तानाशाही चला नहीं, जब तो चलाएगा। ताकत लोग कहां खड़े होंगे? इसका अन्याय हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी से अन्याय हो रहा था, तो लोग आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे आगे भी, क्योंकि उनको पता है गुजरात में तानाशाह लोगों की सरकार है। अब वापस से आते हैं थोड़ा आपकी जर्नी पर। बीच में आम आदमी पार्टी की हमने बात की, 2017 में आप पार्षद बनते, 2020 में विधायक, 2025 में आप दोबारा विधायक बनते हैं। कैसे देखते हैं आपकी इस जर्नी को? 2024 में आपको पार्टी लोकसभा का टिकट देती है, चुनाव लड़ते हो, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं शायद दिल्ली में सबसे ज्यादा अच्छे वोट आपने लिए और सबसे कम अंतर पे जो सीट हारी वो आपकी वाली सीट। इस अनुभव को कैसे देखते हो? नहीं, एक अच्छा अनुभव तो मिला है मुझे वहां से। इतना बड़ा चुनाव लड़ने का अनुभव, किस जगह मेहनत क्या करनी है, कहाँ पे क्या मेहनत करनी है, कैसे चुनाव को लड़ना है, कैसे मेहनत करना है, ये तो सीखा ही सीखा है। और उसके साथ साथ इन सबके पीछे एक ही कारण मुझे लगता है कि आपको जो भी काम पार्टी देना, जब आप नौकरी में हो तो वहां पे जब आपको जो काम मिले उसको ईमानदारी से आप करो, उसको डिलीवर करो। जब हम पार्टी में, आजकल लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम समाज सेवा में ज्यादा, आजकल रील का जमाना है, तो यहाँ पार्ट टाइम समाज सेवा ज्यादा होती है। मैं बहुत सारे भी ऐसे एमएलए को देखा हूँ, 2-4 वो देखता हूँ, उनका काम कुछ नहीं है, केवल रील बनानी और डालना है। तो रील से आप कभी भी, मुझे लगता है एक बार विधायक तो बन सकते हैं, लेकिन अगर आप जनता की सेवा प्रॉपर नहीं रहोगे, अगर आप व्यक्तिगत देखोगे तो मैं फुल टाइम समाज सेवा करता हूँ, फुल टाइम, मतलब इसको आप फुल टाइम बारी थी बिकॉज तो फुल टाइम समाज सेवा में। तो आप रील बनाते हैं? नहीं, मैं तो बनाता हूँ, बनती है, जैसे भी बनती है तो फुल टाइम बनता नहीं, जो बनाता पहला नहीं था। मतलब को पक्के ऐसे नहीं, प्रश्न नहीं कि मतलब रील, मैं नहीं कह रहा कि बहुत गलत, कोई गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो रील तक इसी में करना है बस। क्योंकि रील के 30 सेकंड दिखने वाली चीज़ अलग होती है और वो 30 मिनट वाली बात बहुत अलग होती है। जैसे पोस्ट काट के जो इसकी जो रील रहेगी, उसकी एक वीक की बात कुछ और होगी, पूरी की कुछ और होगी। अब पॉडकास्ट में तो ये है कि भाई वो छोटा सा एक रील देखना चाहते देख के फिर पॉडकास्ट पूरा देख ले, लेकिन उस रील में पॉडकास्ट पूरा देखने का ऑप्शन नहीं होता, वो उतनी लगती है। तो मुझे उसमें भी कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको जनता का काम ईमानदारी से करना चाहिए। जो समय आपको जनता ने दिया, जनता ने मान लो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सगा 10 साल का समय दिया, तो आम आदमी पार्टी ने जनता को 10 साल में डिलीवर किया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसेस, सब चीजें डिलीवर की। हेल्थ सिस्टम शानदार, जो ऐसी चीजें खड़ी कर दी कि मैं दावे से आपको आज कह रहा हूं कि बीजेपी इन 5 सालों में उसको मेंटेन कर ले, उसके लिए बड़ी बात है, उसको मेंटेन करने बड़ी बात है। हमने इनको ऐसे स्कीम्स देनी है कि इनको दिमाग भी नहीं लगाना, उनको तो है भी नहीं, वैसे लगाना भी नहीं है,
क्योंकि उसमें एक IITian मुख्यमंत्री का दिमाग लगा हुआ है, एक ऐसे मंत्रिमंडल का दिमाग लगा हुआ है जो अपने आप में एक बहुत वेल एजुकेटेड है, जिन्होंने केवल इस उद्देश्य से काम किया कि हमें इसको ठीक करना है, हमें इस व्यवस्था को ठीक करना है, ये व्यवस्था चेंज होनी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किया। ऐसे ऐसे स्कीम्स है। तो बस वही है कि हमें एक उस पर काम करना चाहिए, एक परिवर्तन पे काम करना चाहिए, और हमें एक ऐसा माइलस्टोन सेट करना चाहिए कि भाई हमने कर दिया तो इससे ऊपर करके दिखाओ। तो आज बीजेपी के पास चैलेंज ही है कि अब लोग उनसे पूछते हैं अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया, तुम लोग क्या कर रहे हो, आज बताओ 5 बजे तुम्हें हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो। तो ये एक बड़ा सवाल। आएंगे इस बातचीत में री के उस मुद्दे पे भी आएंगे, और दिल्ली सरकार जो अभी करंट में वर्तमान में चल रही है रेखा गुप्ता जी की, उस पर भी आएंगे। उससे पहले मैं एक चीज इसमें जानना बहुत जरूरी है। आप 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और उसको जीतते हैं, लेकिन उसके विपरीत पार्टी हार जाती है, खुद अरविंद केजरीवाल जी हार जाते हैं। इसका क्या कारण आपको लगता है कि एक विधायक को पब्लिक के साथ में किस तरह से रहना चाहिए, और क्या कारण रहा कि केजरीवाल जी को खुद अपनी सीट गंवानी पड़ती? देखिए, मुझे केजरीवाल की सीट तो हारना और गंवाना ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जब एक चुनाव, जो दिल्ली का चुनाव है, जो अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव है, मुझे लगता है वो अपनी ईमानदारी की वजह से हार। बीजेपी ने वहां सारे हथकंडे अपना दिए, सारे हथकंडे अपनाए बीजेपी। मतलब 6 महीने पहले से वोटर काटना हो, वोटर लिस्ट में डिलीशन कराना हो, वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना हो, एक एक मंत्री पोटे में 100-100 वोट कराना हो, और चुनाव में तो वोट ही डलने हैं ना, बाहर के स्टेट की वोट बनाना हो, पुलिस को हावी करके पैसा बंटवाना हो, लोगों की रात में अब निकल के आ रही बात देख रहे होंगे आप, लोग कहते हैं हमारे उसके पे स्याही लगा के 1000 रुपए हमको दे दिए, हमें एक कार्ड बता दिया, हमें लगा शायद मकान मिलेगा झुग्गी के बदले, मोदी जी की फोटो लगा कार्ड पकड़ा दिए, क्या हाल सर 1000 रुपये पकड़ा दिए, गरीब आदमी क्या रहे। तो उनके चुनाव को हाईजेक किया गया है पूरा, जैसे प्लेन हाईजेक होता ना, ऐसे अरविंद केजरीवाल चुनाव हाईजेक हो गए। मैं दावे से कहता हूँ आपको कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो अरविंद केजरीवाल को टक्कर खाने से की। आप फेक वोटर्स मानते हैं कि बीजेपी ने फेक वोटर बनाए हैं, और अगर बनाए हैं तो क्या 20-70 विधानसभा पे बनाए हैं या कुछ चुनिंदा सीटों का बनाए हैं? मुझे लगता है, मैं सभी विधानसभा का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश तो उन्होंने हर विधानसभा पे की है, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने करने का काम किया। और नई दिल्ली विधानसभा एक बहुत छोटी विधानसभा है, जिसे कुंडली को आप लो और विधानसभा को, बड़ी विधानसभा है, यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ ये करना बहुत आसान होता है। और उन्होंने उस विधानसभा को हाईजेक करके, मतलब समझिए, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर जीत गए तो वो कहीं ना कहीं मोदी जी के पैर नहीं, ये वो भी जानते। तो उनको पता है कि आज यार अरविंद केजरीवाल जी की वजह से यूपी की सरकार को फजीर झेलनी पड़ती है, मध्य प्रदेश सरकार को फजीर झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके लोग वहां से पूछते हैं भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बस फ्री दे रहे, आप क्यों नहीं दे सकते यूपी में? उनके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर पावर ना होते हुए भी मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, दवाइयां फ्री कर दी, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, सारे स्कूल नए बना दिए, स्कूल के आज बच्चे IIT में एडमिशन ले रहे हैं। वो सवाल जो थे ना, उन सवालों को उन्हें खत्म करना था। तो सवाल को खत्म करने के लिए जो भी लगाना पड़ा, चाहे वो ED हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो IT हो, पिछले 3 साल से सब कुछ झोंक दिया। और मुझे तो तरस आता है बीजेपी वालों पे, इतना सब कुछ झोंकने के बाद 10 साल की आम आदमी पार्टी सरकार होने के बाद बीजेपी वाले 2% वोट जीत पाए बेचारा, मात्र 2% वोट, और 15 सीटें तो मेरी टिप्स में है जो 400 वोट, 500 वोट, 600 वोट से हार गए। तो मैं तो नहीं मानता है बीजेपी की जीत है। इस जीत मतलब एक पार्टी 27 साल बाद सत्ता में आई है, और हमारे साथ हम 12 साल की हमारी सरकार थी, और कहते हैं सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप इसको क्या बोलेंगे? और पहली बार ऐसा देख रहा हूं वो सरकार 27 साल बाद पार्टी आई है, जनता में बिल्कुल खुशी नहीं, क्योंकि उनको पता है सरकार भूख लड़ेगी सरकार। लेकिन बीजेपी का तो इसमें यह कहना है कि अगर ऐसा था तो आपके 22 विधायक कैसे जीते, और जब सरकार में खुद केजरीवाल थे, खुद आपकी ही सरकार थी, तो जो
इतना भी तंत्र मंत्र होता है वोटर्स बनने का, डीएम लेवल पे वो तो सारा सरकार की निगरानी में हुआ, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं आपको फिर बताता हूँ, सरकार की निगरानी में सरकार, दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार में बहुत फर्क है। दिल्ली की सरकार में यह फर्क है कि यहाँ डीएम और अधिकारी ये कोई मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं और ये कोई साझा नहीं करते। भाई ये यहां पर तो सर्विसेज का मैटर ही अलग है। जहां दिल्ली के राज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अधिकारी को संरक्षण दे रहे हो, जहां अधिकारी फंड तक पास ना कर रहे हो जल कोड का मुख्यमंत्री के कहने पे, आपको लगता है कि वो सरकार के अंदर ही काम करेंगे? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं और बीजेपी के पास सारे हथकंडे हैं। उन्हें जहां फेक वोट बनाने होंगे वो इलेक्शन कमीशन से बनवा लेते हैं। वो सारे पता है कैसे होते हैं, सब सेट करना होता है। वोट कटवाने हो, वोट डलवाने हो, जो उनको आता है सब उनको आता है। वोटर लिस्ट में कुछ धंधेबाजी करनी हो, सारे काम उनको आते हैं। और हमने सवाल, इनमें आज ही बात बोल रहा हूं, हमने इलेक्शन चलते चुनाव में भी इस बात के प्रूफ दिए हैं कि कैसे लोगों के वोट दिल्ली में काटे गए, कैसे काटे, हमने बताया। जैसे आपने 2020 का विधानसभा चुनाव भी देखा है और उसके बाद की गतिविधि और कार्यवाही भी देखी है, चाहे वो विधानसभा के द्वारा हो, चाहे राज्यपाल के द्वारा हो, आप आज भी देख रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों का ऐसा कहना है कि उस समय आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उपराज्यपाल पर निशाना साधती थी, क्योंकि आप इंटरनल पार्ट हो इस सारे सिस्टम का। आपने वो भी सरकार देखी, आपने ये भी सरकार देखी। तो आज आप कैसे देखते हो उपराज्यपाल को, दिल्ली की कानून व्यवस्था को? आप कैसे समझ पा रहे हो उस समय से अब में क्या परिवर्तन आया है? एलजी साहब बहुत दुखी है, सच। आजकल एलजी साहब बहुत दुखी है। पहले एलजी साहब हर जगह फीता काटने पहुंच जाते थे, अब उनको कोई पूछता भी नहीं है। पहले एलजी साहब को बड़ा मजा आता था ट्रांसफर पोस्टिंग करने में। ये भी तय करते थे एलजी साहब के मुख्यमंत्री का चपरासी कौन लगेगा, मुख्यमंत्री का पियोन कौन लगेगा, मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी कौन लगेगा। आज एलजी साहब बेचारे चपरासी का ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहे हैं। कानून वही है, सब कुछ वही है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, आज एलजी साहब कहां है? बरसात का मौसम था, दिल्ली में पूरी सड़कें भरी हुई हैं, एलजी साहब तो दौरा नहीं कर रहे हैं। क्या जिन कॉलोनियों में एलजी साहब ने दौरा कर रहे थे वो स्वर्ग बन चुकी है? क्या दिल्ली में सीओ की समस्या खत्म हो चुकी है? एलजी साहब तो वैसे ही घूमते थे, पॉल्यूशन में घूमते थे, अब कहां चले गए एलजी साहब? क्या कोई नया कानून आ गया दिल्ली में? अब एलजी साहब बहुत दुखी है। एलजी साहब पहले मुख्यमंत्री बनने दिल्ली में घूमते थे, आज संवैधानिक रूप से अपने आप को एक चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर मानते थे, जो जिस देश के संविधान के खिलाफ है, जो इस डेमोक्रेसी पे काला धब्बा साबित होता है, जो इस देश के संविधान पे क्वेश्चन मार्क लगाने काम करने का काम किया। 5 जजों की बेंच के सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पलटने का काम रात के अंधेरे में किया गया था देश की संसद के अंदर। मोदी सरकार ने किया था, क्या डर था उनको? 5 जजों के फैसले को आपने पलटा, केवल इसलिए कि दिल्ली की सरकार ना चल पाए। आज क्या हुआ एलजी साहब को? आज तो एलजी साहब मुख्यमंत्री के इशारों पे काम करता है। कभी कभी खबरें आती रहती हैं ऐसी उड़ती के, एलजी साहब कहते हैं इस अधिकारी को लगा दो, मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं, अधिकारी नहीं लगेगा। अब एलजी साहब को कोई नहीं पूछ रहा। अब एलजी साहब होते हैं अरविंद केजरीवाल होते हैं तो ही बढ़ेगा। अब एलजी साहब बहुत टेंशन में आते हैं। तो ये बात, तो आपका ये कहना है कि अब रेखा गुप्ता सरकार जो आई है दिल्ली की, वो पूरे पावर में है? पूरे पावर में नहीं है, अब तो 10-12 इंजन साथ में। इतनी पावर, मैं तो कह रहा हूँ इतनी पावर अरविंद केजरीवाल सरकार के बाद दिल्ली में होती तो मैं गारंटी से कह रहा हूं देश के मतलब एक मॉडल स्टेट दिल्ली होगा, मॉडल स्टेट। इतना सब कुछ नहीं होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने संघर्ष कर करके दिल्ली को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों की न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपी। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के को देखने के लिए उनकी मिलेन ट्रंप आई, जो है हाउडी ट्रंप करते हैं। मोदी जी की स्कूल में नहीं गए, वो दिल्ली सरकारी स्कूल में आने का काम। तो ऐसे मॉडल हमने तैयार किए, हेल्थ का मॉडल तैयार किया, एजुकेशन का मॉडल तैयार किया।
तो इतना कुना, अगर इतनी पावर अरविंद केजरीवाल जी के पास होती तो आप सोचो, आज तो मुख्यमंत्री के पास पावर है, नारा साफ नहीं करा पाए। अब जनता का यहाँ पर यही एक मोटिव था कि हम वोट देकर के जिताते हैं आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी हर बार दूसरे गेट से निकल जाती है कि हमारे पास पावर नहीं है। अच्छा, इस बात को तो आप भी मानोगे, जैसे जनता जो कहती है 2015 से जो 20 वाला सेशन था उसमें नो डाउट पार्टी ने बहुत सारे काम किए। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, स्कूल्स का मॉडल दिया, हॉस्पिटल का मॉडल दिया। लेकिन 2020 से जो 25 वाला जो सेशन रहा, ऐसी क्या वजह रही कि उसमें पार्टी के द्वारा कोई भी ऐसा काम डिलीवर नहीं हो पाया, या कहें जनता तक नहीं पहुंच पाया कि जिससे एक मिसाल कायम हो सके कि दिल्ली की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही। देखिए, एक्चुअल में आप सोचो कि जब 2014 में पूरे देश में अश्वमेध थोड़ा दौड़ रहा था मोदी, दिल्ली ऐसा इकलौता स्टेट है जिन्हें घोड़े को बांध दिया। मुर्शी को लगा यार क्या हो गया, ये तो गजब हो गया। 2015 से लेकर 20 तक आम आदमी पार्टी ने, आपने कहा, बहुत शानदार काम किया, बहुत शानदार। हम कोर्ट पे लड़ते रहे, कोर्ट में भी जाते रहे, और हमारी लड़ाई कोर्ट में भी चल रही थी, लेकिन हमारे काम चलते रहे। 2020 के बाद उनको लगा ये आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, या आम आदमी पार्टी दिल्ली तो सीमित रहेगी। 2020 के बाद 2022 का जो चुनाव हुआ, जिसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और 22 के उस चुनाव में जहां पर गुजरात में आम आदमी पार्टी 14% वोट लेके आ गई, जहां गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलए जीत के आ गए, वहां बीजेपी को समझ में आ गया कि कांग्रेस तो देश में खत्म हो चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी दूसरे विकल्प के तौर पे उभर रही है। वहां से शुरू हुई आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश। वहां से शुरू हुआ पूरा खेल कि गुजरात में मोदी जी के गढ़ में जो पार्टी 14-15% वोट ले आए, पहली बार चुनाव लड़के, देश में कहीं हुआ है आज तक? मैं बहुत पार्टी घिसड़ रही है धीरे धीरे, 0.1%, 0.2%, 0.3%। हाँ, सबसे तेज नेशनल पार्टी बनी। बताइए, आम आदमी पार्टी इतने कम समय में इतनी नेशनल पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं जीत के। आम आदमी पार्टी के राजस्थान में 10 मेंबर पहुंच गए। आम आदमी सूरत के अंदर 25-30 सीट जीत के निगम की आ रही है। आपको लगता है कि मोदी जी को टेंशन नहीं होगा ना? अब मोदी जी को लग गया कि कांग्रेस तो खत्म है, और अरविंद केजरीवाल कोई दबने वाले व्यक्ति की नहीं है, वो ईमानदार व्यक्ति है, वो ईमानदार की छवि है, जनता उनकी छवि को पसंद करती है। तो वहां से शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल जी की छवि को डेंट करने का काम। वहां से शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने का काम। और बीजेपी बदनाम करने में बहुत माहिर है, और बदनाम करने बीजेपी माहिर नहीं है। आपने पूरा सिस्टम हैक कर लिया ना। आपने मीडिया को खरीद लिया, जनता को जो मीडिया पे दिखेगा वही तो आएगा। आपने यूट्यूब को खरीद लिया, सारे चैनल आपने खरीद लिए। सारे चैनल पे एक ही काम था, आपको कुछ नहीं करना, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना, बस बदनाम करो। तो इसलिए 22 के बाद ऐसा नहीं हमने डिलीवर नहीं किया, हमें डिलीवर करने नहीं दिया गया। और उसके बाद भी उसके बावजूद भी हमने स्कूल की एजुकेशन को खत्म नहीं होने दिया, हमने हेल्थ मॉडल खत्म नहीं होने दिया। हम लड़ते रहे, हम जनता को बताते रहे। कोई और होता तो सरेंडर करके चला जाता। तो ये पूरी साजिश शुरू हुई 2022 के बाद, और ये स्वाभाविक है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐसी पार्टी नहीं है कि उसको आप खत्म कर दोगे। जनता का जिसके साथ समर्थन देता है वो पार्टी खत्म नहीं हो सकती। नहीं, जनता ने पूरा समर्थन दिया। लगभग 12 साल आपको विधानसभा में भी रखा गई, 10 साल के 2 सेशन रहे, एक 49 दिन का रहा जो एक यादगार सेशन का। उसके बाद 2022 में 134 एमसीडी के पार्सन भी आते हैं, ये पूरी उसी का एक। लेकिन अब जनता कहती है कि हमने अपना काम पूरी तरीके से किया, एमसीडी में भी कोई ऐसा काम डिलीवर नहीं हुआ जो एक यादगार हिस्टोरिकल चीज बन पाए। इसका क्या कारण लगता है? स्टोरी का काम बताता हूँ। देखिए, स्टोरी में क्या हुआ, मेरे फादर शहीद एम और मेरे फादर को सैलरी 4 महीने में मिलती थी, और पूरी एक यूनियन होती थी जो प्रदर्शन करती थी। एक प्रदर्शन आज करेगी तो 2 में 1 दिन था, अच्छा ही
फिर अगले महीने प्रदर्शन करेगी तुरंत आ जाएगी। आम आदमी पार्टी की जो सरकार 2022 में बनी, तो मुझे याद है आज भी, अभी तो मुझे नहीं पता कि सैलरी का क्या है इसमें, एक दो वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार जिसमें बनी उसके अगले दिन से अरविंद केजरीवाल जी ने ऑर्डर कर दिया कि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह उसके अकाउंट में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आएगी। और ये बता दूं आपको, दिल्ली में 2022 में चुनाव को, 2022 दिसंबर में हुए थे, और अभी हमारा मेयर खत्म हुआ है 2025-26। इन 3 साल में एक भी दिन सफाई कर्मचारी की स्ट्राइक आउट सिटी बने। उसके बाद आप भरसवाली लैंडफिल साइड जाके देख, जिस पहाड़ को 18 साल में बीजेपी ने खत्म किया, उसको 3 साल की सरकार ने खत्म कर दिया। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। ओखल लैंडफिल जाके देखो, आप गाजीपुर जेल जाके देखो, जिनको पौधे लगाने, अभी मैंने 4 दिन पहले देखा मुख्यमंत्री वहां पौधे लगा के वो लगा रही थी, क्रेडिट ले रही थी, वो क्रेडिट आम आदमी पार्टी के पास है। 18 साल में बीजेपी खत्म नहीं कर पाए। तो ये हिस्टोरिक काम थे, और हिस्टोरिक का उनको पता है आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है, बात बीजेपी वाले जानते हैं अच्छे से। इसलिए उसको भी रोकने के लिए क्या किया, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दिया गया, स्टैंडिंग कमेटी को रोक दिया गया, कमिश्नर ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया गया जो काली काम रोकने का काम करे। तो जनता को ही पता है। और अब तो हमने कहा है ना भाई, तुम्हारे पास सारे इंजन है, तुम करो ना काम दिल्ली में, सारे काम करो दिल्ली में। यही कारण है कि बहुत सारे पार्षद या नेता कहें छोड़ करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, अदर पार्टीज में जा रहे हैं। डर, एक डर, मतलब लोगों को डरा के रखा हुआ है। देखो पहले ना क्या होता था, मैंने एक बार देखा था, पिक्चर थी और कहता आयराम गया। मुझे याद है कि आज से पहले क्या होता था कि जब कोई आदमी पार्टी चेंज करता था ना, उसकी राजनीति खत्म हो जाती थी। और कोई पार्टी अगर ऐसा काम करती थी कि दूसरे आदमी को अपनी पार्टी में तोड़ के लेके आती थी चुनाव के, तो उस पार्टी को बड़ा बुरा मानते थे। आज बीजेपी ने प्रथा बना दी, दूसरी पार्टी के लोग तोड़ना, अपनी पार्टी में शामिल कराना, उनको ईडी से सीबीआई से धमकवाना। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो तानाशाही तंत्र है। ये तो आप ईडी और सीबीआई की तरफ उनको चलाने का काम कर रहे हो। जनता इन बातों को बहुत बुरा मानती है। आप सीधे तौर पे संविधान का खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहे हो। अगर एक बात सोचो, एक चुनाव आयोग ये कहता है कि आपको विधायक का चुनाव लड़ना, 25 लाख आप खर्च करो, 25 लाख मैं खर्च करूंगा। आप 500 करोड़ रुपए आपके पास है, आप बहुत बड़े धंधा सेठ हो, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी लिमिट 25 लाख, आपकी लिमिट 25 लाख। चुनाव की लिमिट हरा देना फिर तो पैसे वाले लोग संसद विधानसभा में जाइए, पैसे के दम पे खरीदेंगे, लोगों को वोटों खरीदेंगे। फिर चुनाव आयोग कहां रह गया, फिर डेमोक्रेसी कहां रह गई, फिर चुनाव आयोग नहीं है। तो मोदी सरकार ने डेमोक्रेसी को खत्म किया, सरकारी संस्थाओं पे कब्जा किया, और उसका हंजाम तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये तो सरकार दुखते ही रह जाना। जनता जान रही, जनता को पता लग रहा है कि ये वो सरकार है जो देश के स्ट्रक्चर को, सिस्टम को खत्म करना चाहती है। अब जैसे आपने बताया कि दिल्ली के अंदर उन्होंने संविधान को खत्म किया है और जितने भी अफसर हैं उनको अपने हिसाब से बिठाया है। पंजाब में तो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, वहाँ किसी तरीके का कोई भी सेंट्रल एजेंसीज का कब्जा नहीं है। क्या विजन है अगले चुनाव तक पंजाब को, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक मॉडल के रूप में विकसित कर सकती है, तो पार्टी की क्या आइडियोलॉजी, किस आइडियोलॉजी से आगे लेकर के चल रहे हैं कि पंजाब एक अपने आप में ऐसा स्टेट बने जो लोगों के लिए न सिर्फ एक राजनीति का केंद्र, मतलब एक विकसित स्टेट के रूप में आगे आकर के करे। तो क्या विजन है पार्टी का उसमें? देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब एक फुल स्टेट है, और आप पंजाब के हालात को ज्यादा समझते हैं। आपको पता है पंजाब के 2022 से पहले क्या हालात थे, पंजाब का कितना बड़ा कर्जा पंजाब के ऊपर था, पंजाब एक कैसे पंजाब की पिक्चरें बनी बहुत सारी, उत्तर पंजाब नशे पे, आतंकवाद, हर तरह की चीजों पे उसमें आपको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जब से भगवत मान जी की सरकार पंजाब में आई, जब से सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में मैंने काम भी किया, पंजाब के गांवों में स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी। हमारी बेटियों के लिए स्कूल तक जाने के लिए बसें नहीं होती थी। आज उसी पंजाब के अंदर उन्हीं गांवों के वो सरकारी स्कूल शानदार इमारतों में तब्दील हो गए। आज पंजाब के टीचर, पंजाब के बच्चे आज ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जा रहे हैं।
आज पंजाब के गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। जो पंजाब एक हेल्थ के लिए तरसता था, आज पंजाब के गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक पहुंच रहा है। आज वो पंजाब जिनके खेतों में कभी नहर का पानी नहीं पहुंचा, आज उन नहरों के अंदर पानी पहुंच रहा है। जहां बिजली नहीं पहुंची, आज वहां पर पंजाब के उन गांवों में सरकार हमारे खेती किसानी के भाइयों को बिजली फ्री देने का काम कर रही है। जहां पंजाब के लोग बिजली के बिल से तरस थे, आज भगवत मान सरकार ने 300 बिजली फ्री देने का काम किया। ये रेखा गुप्ता जी वाले सरकार नहीं है कि मैं हर महिला को 2500 के खाते में दूंगी और आज 6 महीने हुआ नहीं। भगवत मान जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी नेतृत्व की सरकार है। और वो आम आदमी पार्टी जिसने जो कमिटमेंट पंजाब के लोगों से किया कि हम आपको इन फ्री बिजली देंगे, वो आज बनने का काम कर रही है। तो पंजाब को एजुकेशन का हब बनाने का काम कर रहे हैं। पंजाब में आज बड़े बड़े फैक्ट्री लग रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगने का काम हो रहा है। आज भगवत मान सरकार इतना शानदार काम कर रही है। 25,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की रोजगार देने का काम किया। जहां लोग रोजगार के धरने करते थे लंबे लंबे, आज पंजाब बदल रहा है। आज पंजाब बदलाव की ओर जा रहा है। तो आज भगवत मान सरकार ने जो काम पंजाब के अंदर किए हैं, उन कामों, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो रोजगार के स्तर के रूप में, और सबसे बड़ा काम मुझे याद है, सबसे बड़ा काम वो कोई काम पंजाब में हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि पंजाब जो नशा था, आज भगवत मान सरकार ने वो करके दिखा दिया। जो 20-30 साल में पंजाब में कोई नहीं कर पाया, नशे का खात्मा कर दिया। कहते रहे कि नेता नशे के ऊपर नेता पलते हैं पंजाब के अंदर। नशे का कारोबार करने वाले नेता हैं। अभी पकड़ा मजीठिया को, देखा होगा आपने, कोई हाथ नहीं डाल पाया, कांग्रेस सरकार नहीं डाल पाई उनके ऊपर हाथ। सबको पता है कि एक आदमी नशे को, पंजाब को बर्बाद कर रहा है, पंजाब की नस्लों को बर्बाद कर रहा है, पंजाब की फसलों को बर्बाद कर रहा है, उस पर हाथ नहीं डाल पाया। लेकिन भगवत मान सरकार ने करके दिखा दिया कि आज पंजाब के अंदर आप देखोगे तो पंजाब के अंदर आज नशा कारोबारी भी नशा बिकते हैं, उनका खात्मा किया जा रहा है। और पंजाब को नशा मुक्त बनाने की ऊपर आम आदमी पार्टी सरकार। जैसे अभी आपने बताया कि 2,500 रुपए का वायदा किया था रेखा गुप्ता सरकार ने, या कहें मोदी सरकार ने, रेखा गुप्ता तो बाद में है, वो नहीं दिया तरीके। हम उस मुद्दे पे भी आएंगे। उससे पहले उनका एक आरोप है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी 1,000 रुपए देना प्रत्येक महिला को वायदा किया था। तो पहले पंजाब में दिया जाए, उसके बाद हम दिल्ली में स्टार्ट करेंगे। उसको आप क्या कहना चाहेंगे? इसके चुनाव में क्या बीजेपी वालों ने ये वादा किया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तब 2500 रुपए दे देंगे आपको? तब बोलते हैं मोदी जी के, सुनो भाइयों बहनों, जैसे ही केजरीवाल जी पंजाब में 1,000 रुपए देंगे, हम आपको 2500 दे देंगे। पहली बात, मैं इस पे नहीं जा रहा, वो तुम मैंने वैसे बताया। पंजाब में हमने पंजाब की महिलाओं से वादा किया आपको 1,000 रुपए महीना देंगे। और पंजाब के आपको सब पता है जो काम हम पंजाब में हमने वादे किए, जो कर रहे हैं, 5 साल के वादे हमने पंजाब के लोगों से किए, जिनमें 300 बिजली का वादा सरकार बनते लागू कर दिया गया, खेतों पानी पहुंचाने का वादा पूरा कर दिया गया, स्कूल अस्पताल का वादा हम पूरा कर रहे हैं, नशा मुक्त पंजाब का वादा हम पूरा कर रहे हैं। रहे 1,000 रुपए महीने का वादा, हमने कोई डेडलाइन तय नहीं की थी। हमारी सरकार अभी 2 साल की सरकार पंजाब के अंदर है, और मैं आपको आज वादा कर रहा हूं पंजाब की सरकार महिलाओं को 1,000 रुपए देगी। लेकिन मोदी ने तो वादा किया था कि जिस दिन आप बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे 2025 में महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएगी। ये वादा मेरा नहीं है, ना रेखा गुप्ता जी का भी। ये डेडलाइन देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को दी थी। क्या मुंह दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी में? क्या मुंह दिखाएंगे? क्या वो 7 मार्च का? अगर हम 5 साल में ना दे तो हमसे बात करें रेखा गुप्ता सरकार। लेकिन आज रेखा गुप्ता सरकार इस्तीफा देगी क्या? कि उन्होंने दिल्ली के लोगों से वादा किया था 2500 रुपए 8 मार्च को आपके अकाउंट में देंगे, और नहीं दिया। सम्मेलन किया था कोटरा में, क्या हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं? क्या प्रोसेस शुरू हुआ? अभी तक 6 महीने सरदार को हो गए, कुछ नहीं किया। झूठे आपने, झूठा वादा, बस झूठों की सरकार है। झूठे हैं नंबर 1 के, प्रधानमंत्री नंबर 1 के झूठे हैं, और उनसे बड़े झूठे उनकी मुख्यमंत्री थोड़ी झूठी। अब जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि रेखा गुप्ता सरकार के आगे, क्योंकि आप पीछे 5 साल विधायक रहे हैं और अभी भी हैं, सबसे बड़े चैलेंजेस आप क्या मानते हैं अगले 5 साल के लिए? और क्या लगता है आपको कि ये पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं फेल रहेंगी? देखिए, मुझे लगता है अगर सरकार की नीयत हो तो सारे बड़े काम कर सकती है। और सरकार भी ऐसी वैसी सरकार नहीं है ना दिल्ली की।
दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार मोर पावरफुल सरकार है। दिल्ली में इनकी सरकार, देश में इनकी सरकार, सबसे बड़े दिल्ली में रोड अटकाने वाले एलजी इनकी, सब इनके। दिल्ली पुलिस जो दिल्ली की बहुत बड़ी कानून व्यवस्था को संभालती है, जिसके ऊपर एक, मैं कहता हूँ ये अपने आप में एक सरकार है, वो दिल्ली पुलिस अंडर। डीडीए जो दिल्ली की बहुत बड़ी एजेंसी है, जिसके पास दिल्ली में सारी लैंड है, वो दिल्ली, वो एमसीडी, वो डीडीए उनके पास है। एमसीडी जो दिल्ली की एक सिविल बॉडी है और दिल्ली के रोजमर्रा के जरूरतों को, मकान बनाना हो, सड़क बनानी हो, नाली बनानी हो, खनजा बनाना हो, कूड़ा डालना हो, कूड़ा उठाना हो, कुत्ते पकड़ने हो, गाय हटानी हो, कुछ भी करना हो एक्सपेंसिव, वो उनके पास। सब कुछ इस सरकार के पास। मैं पूछना चाहता हूं 6 महीने में डिलीवर क्या किया? 6 महीने की सरकार ने जनता को 6 महीने में क्या डिलीवर किया? एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इस सरकार की भी दिख गए कि 6 महीने ऐसे बिता दे, 5 साल ये सरकार बस स्टिकर लगाएगी, स्टिकर लगाएगी, केजरीवाल जी को गाली बकेगी, आम आदमी पार्टी को गाली बकेगी, और इसका कोई काम नहीं है। अभी इन्होंने आरोग्य मंत्री बनाया। आप सोचो ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है जिसको अच्छे से पता है कि दिल्ली में एक एक बच्चे को ये बात पता है कि मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। आप सोचो ऐसा हो गया कि इस मोहल्ले में ये एक मोहल्ला क्लिनिक है और इस पे कल आके बीजेपी वाले अपना नाम का पत्थर लगा दे, तो जनता को नहीं पता लगेगा क्या? अगर मीडिया नहीं दिखाई तो लोगों को नहीं पता लगेगा क्या? आपने क्या किया? उस मोहल्ला क्लिनिक का स्टिकर हटा के केजरीवाल जी की फोटो हटा के उस पर चिपका दी और लिख दिया आरोग्य मंदिर। और इतनी कॉन्फिडेंस से मुख्यमंत्री बोलती है हमें 100 आरोग्य मंदिर दिल्ली बनानी। अरे मुख्यमंत्री यही कह रहे थे, हमने नया स्टिकर लगा दिया 100 पे, तो भी हम मान लेते हैं कि सर मुख्यमंत्री मानते नहीं। मुख्यमंत्री ने 100 भारत बना दिए। अच्छा मुख्यमंत्री कहां से लेके आते हैं मुख्यमंत्री ऐसी बातें? मतलब झूठ बोलने में मुख्यमंत्री को यह भी समझ नहीं आई कि मैं एक मुख्यमंत्री होकर बोल रही हूँ। लोग एक बच्चा एक वो करेगा तो क्या बोलेगा? मैं अपना इंटरव्यू देखा था, बीजेपी ने डाला उनका ये था, और नीचे बीजेपी वालों ने जो का पेज था उस पे जो कमेंट थे उसको तो रखा, लेकिन जो फोटो वीडियो बॉक्स उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता है कि उसी मोहल्ला, उसी जो उन्होंने आरोग्य मंत्री बनाया उसी की मोहल्ला क्लिनिक पे नंबर प्लेट, नेम प्लेट के वाली लगी हुई थी, कोई भी उनको भेज देगा तो मुख्यमंत्री की फजीर दी जाए। कितना दबोगे? उनको लगा है कि आंखें बंद कर लेने से दुनिया नहीं दिखेगी बाहर, ये दुनिया को नहीं दिखेगी। आपको लग रहा है आपने आंखें बंद कर ली तो आपको कुछ नहीं दिख, सामने लोग कुछ नहीं दिख, सामने लोग सब कुछ दिख रहा है, आप अपनी आंखें बंद रखो। तो मुख्यमंत्री ये कर रही है। बसें आई हैं, सबको पता है कि 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने उन बसों का ट्रायल किया, दिल्ली में मोहल्ला बसें चली, इन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रोका। आज मेक इन इंडिया के नाम पे रोका था उस समय। आज उन बसों को देवी बस का नाम भी छाट छाट के लाते हैं ये लोग। देवी बस का नाम देखो चला रहे हैं और उनको कह रहे हैं ये मोदी जी की बस है। कहां से झूठ लाते हो यार? तो कुछ डिलीवर नहीं किया। मैं तो तब मानू डिलीवर इनका जब 2500 रुपए देते, जब होली का सिलेंडर देते। इन्होंने कहा था SC/ST बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, SC/ST बच्चों के लिए ये योजना, कोई योजना नहीं लाया आज तक, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो ये सरकार केवल झूठ की सरकार है। मुख्यमंत्री का मैं इंटरव्यू देख रहा था, दिल्ली की सड़क पे अब की बार पानी नहीं भरेगा, ये रेखा गुप्ता का वादा है। उन्होंने पूछा इस बार या अगले साल? नहीं, छोटा सा काम है इस बार। अभी आ गया मानसून, दिल्ली में मानसून भी नहीं आया, उससे पहले दिल्ली भरी पड़ी है पूरी। क्या हुआ? पॉल्यूशन, हमेशा पॉल्यूशन जाके अक्टूबर नवंबर में आता था, अब क्या जुलाई में आया हुआ है। सरकार कह रही है हम कृत्रिम बारिश करवाएंगे। सरकार मानसून में बारिश करवा रही है, ये भी पहली सरकार है। इनके सारे मंत्री छाता लगा जब बारिश आती है तो पौधे में पानी देते हैं। ये मुख्यमंत्री की ऐसी है। मुख्यमंत्री जी कह रही है कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे बारिश में। गजब है, इतना टैलेंट तो कहीं देखा मैंने आज तक। और उसके बाद इन्होंने एक ही काम दिल्ली के 6 महीने में किया, गरीबों की झुग्गियां उजाड़ी है, गरीबों के घर को उजाड़ा। जो उन्होंने अपने सपने बुने थे 40-40 साल में, अपने मकान बना के इमारत खड़ी करनी थी, उस इमारत पे बुलडोजर चला के ये दिखाने का काम किया कि मोदी सरकार 56 इंची की सरकार है। अरे मोदी जी, आपका 56 इंची का बुलडोजर गरीब आदमी के घर पे चलता है? इस देश में जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है उसके खिलाफ कब चलेगा? जिसको अमेरिका की कोर्ट बुला रही है उस पर कब चलेगा? जिन्होंने देश के 1000 करोड़ रुपए घोटाला करके देश से बाहर भाग गए उन पे कब चलेगा आपका बुलडोजर? आपका बुलडोजर वहां नहीं जाएगा,
आपका बुलडोजर गरीब झुग्गी वाले के यहाँ जाएगा और आजकल इनके यूट्यूबर घूम रहे हैं गलियों में, अरे आपने झुग्गी में एसी कैसे लगाया? ये चाहते हैं गरीब का बच्चा तो एसी में ना लगा ले घर में, वो ऐसे ही मर जाए। अपने गांव क्यों नहीं गए? एक बंदे से पूछ रहे थे, मैं उनको जानता हूं गरीब समाज से, कह रहे आप पे गांव में प्रॉपर्टी नहीं है। वो दलित है, वो दलित है, उसकी गांव में जमीन नहीं है, उस पे जमीन नहीं मिली उसको, उसके बाप दादा की बपोती में जमीन नहीं मिली उसको, ना संसाधन का बंटवारा हुआ उसके साथ। आप उससे पूछे जमीन कहां है? तो ऐसे ऐसे मोदी जी की यूट्यूबर आजकल घूम रहे हैं जो गरीबों की बेइज्जती करते हैं, झुग्गियों में झोपड़े घूम रहे हैं। जनता जवाब देगी समय आने पर। क्या आपको ये भी लगता है कि जो 2,500 भाई आम आदमी पार्टी ने शायद 2100 का वायदा किया था और बीजेपी ने उस पर 2,500, तो यही एक कारण रहा सरकार जाने का? भाई जनता मान ली उनके 2,500 वाले वायदे। एक देखो, किसी भी एक कारण नहीं है। मैंने कहा ना, ये तो पूरा एक खेल है, ये पूरा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र केवल एक दिन में नहीं रखा गया, हर स्टेप पे काम रोकना हो, जेल में देना हो, बदनाम करना हो, वोट बैंक की लिस्ट, वोटर लिस्ट में घोटाला करना हो, पैसे बांटना हो, 2100 की जगह 2500 की गारंटी देना हो, इसकी जरूरत, ये सब कुछ मिला जुला के पूरा षड्यंत्र था जिसमें बीजेपी कामयाब। एक आपकी कौंडली विधानसभा के बराबर थे एक और विधायक है रविंद्र नेगी, आपने रील्स की बात की, उनकी रील्स बहुत वायरल होती हैं फेसबुक के ऊपर, वो जगह जगह जाकर के बेडे दिखाते हैं। तो क्या लगता है आजकल ये ट्रेंड बन गया है ये वास्तविकता में ये कहीं ना कहीं एक दर्पण है जो काम को सही करने का साधन बन सकता है? देखिए, आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत उस रील को बनाने की केवल उसके लाइक पाने की है, या जिस गड्ढे को आपने दिखाया उसको भरने की? इन दोनों बातों। तो मुझे लगता है उनकी नीयत जो है वो केवल रील दिखाने में है, गड्ढे को भरने में नहीं है। मुझे याद है कि जब मनीष सिसोदिया वहां विधायक होते थे तो उसी NH-24 पे, जबकि वो सबको पता था कि वो NH-24 मोदी जी ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, उस पर पानी भरता था और उसमें रील चलाते थे कि यहाँ पानी भर गया और सिसोदिया जी का बगल में एक नाला है, वो नाला साफ नहीं हुआ इसलिए इसमें पानी भर गया। मैं भी आपको वीडियो दिखा दूंगा, नेगी जी नाव नहीं चला रहे, उसमें पानी उतना ही भरा हुआ, पानी कम नहीं हुआ। लेकिन फेसबुक पे रील का तो ये दिखाया जा रहा है कि वो बिल्कुल साफ हो चुका। पानी, मैं आपको दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, जिस दिन बारिश आए रविंद्र नेगी जी वहां आ जाए, मैं आ जाऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा पानी आज भी ऐसे भर रहा है वहां पे, कुछ नहीं बदला, वैसे का वैसे। दूसरी बात, वो एक रेडी वाले के पास जाते, चुनाव की वीडियो में दिखाऊंगा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा कि मेरा नाम रवि है। ये झंडा लगाओ, आप बुद्धू। रवि खुशी की बात है, उसको लगाया, मैं रवि और हिंदू था। चुनाव से घटे की बात है, उस लाइन में सारे के झंडा लगता है, ठीक है। पर अब चुनाव के बाद जब विधायक बन गए रवि नेगी जी, तो सारे हिंदू रेडियो हट गए वहां से, और वो रेडियो नहीं है। अच्छा, वही रेडियां हटवा दी जिन पर कभी झंडे लग रहे हैं। अब सबसे पैसा चाहिए, अब हटिए, अब रेडी। अब वो बताओ, वो रेडी वाला कह रहा है मैंने तो झंडा लगाया था हिंदू बनने का चुनाव से पहले, चुनाव के बाद वो अवैध हो गया, चुनाव से पहले वो वैध था, क्योंकि भाजपा और नेगी जी को उनका वोट चाहिए था। अब वो रोहिंग्या बन गया है, अब वो रोहिंग्या है, पहले वो क्या था? हिंदू था। तो आप सोचो, उस रेडी वाले का दर्द समझो, उसने तो हिंदू के चक्कर में वोट दे दिया बीजेपी को, उसको क्या पता चुनाव के बाद तो रोहिंग्या बन जाएगा। हमारे साथ भी ऐसी होता है, हम चुनाव के जैसे चुनाव आता है तो चुनाव के समय हम हिंदू होते हैं, हम इस दलित कम्युनिटी के लोग, गरीब आदमी, चुनाव जाते हैं हम दलित बन जाते हैं, चुनाव खत्म होते, फिर वो कहते हैं तुम्हारी तो जाति ये है, तुम्हारी तो ये है, तुम तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकते हो। अब बेचारा वो रेडी पटरी वाला जो वहां लगा रहा था, उसके यहां झंडा लगा रहा, उनने भी शान से लगाया, और चुनाव से पहले 6 महीने तक रवि नेगी जी जय श्री राम बुलवाते घूम रहे थे उससे वहां। अब वो बोल रहा था वो हिंदू है, क्यों नहीं बोलेगा भाई? वो बोलेगा बेचारा, वो तो बोल रहा है, हम भी बोलते, सब बोलते हैं, क्या बुराई बोलने में। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जो चुनाव से पहले झंडा रख के वैध था, वो चुनाव के बाद अवैध रोहिंग्या कैसे बन गया? वो झुग्गी वाले जी झुग्गी में जाके बीजेपी के सजदे पर रुक रहे थे, वो झुग्गी वाला उस समय तो देशभक्त हिंदू था, और चुनाव खत्म होने के बाद
आज वो रोहिंग्या बन गया। सिरसा जी बोल रहे हैं कि ये तो रोहिंग्या बांग्लादेशी का साथ केजरीवाल दे रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या मंदरासी कैंप में क्या रोहिंग्या रहते थे? और अगर रोहिंग्या रहे तो केंद्र की सरकार क्या कर रही थी? जिनकी 700 झुग्गियों का रास्ता नाबूद कर दिया, और रोहिंग्या थे क्या? अभी जो कालका जी के अंदर झुग्गियां तोड़ी गई वो रोहिंग्या है क्या? जिन झुग्गियों का जगह का नोटिस दे रखा है रोहिंग्या है क्या? वो कह रहे हैं अवैध बने हुए हैं और इनको हम तो दिल्ली साफ सुथरी कर रहे हैं काकर से। भाई जो गलत तरीके से जिन्होंने चुनाव में जहां वोट मांगे, जिन झुग्गियों के अंदर सजदे, आपने देखा होगा झुग्गी प्रवास का उनका, उस समय वो वैध थे। एक महिला ने बड़ी अच्छी बात की, अगर हम अवैध हैं तो ये सरकार भी अवैध है, क्योंकि सरकार उनके वोट से बनी है। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, क्या एक अवैध आदमी का वोट लेने वाली सरकार वैध हो सकती है? कैसे लिया उन्होंने? उनका वोटर कार्ड कैसे? ये सरकार का ड्रामा है। ये सरकार केवल और केवल पूर्वांचल, बिहार, दलित, पिछड़े लोगों के खिलाफ सरकार है। ये गरीब आदमी के खिलाफ सरकार है। ये गरीब आदमी को दिल्ली से भगाना चाहती है और अपने उद्योगपति दोस्तों को जमीनें देना चाहती है। इसका बस एक ही एजेंडा है, एक ही काम। अब आ जाते हैं, थोड़ा एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है वैसे तो, कास्टिज्म को आप कैसे देखते हैं और पॉलिटिक्स में इसको कैसे यूज किया जाता है, थोड़ा उसके बारे में। देखिए, जाति है जो कभी जाती नहीं है, ये कभी नहीं जाती, क्योंकि जब भी आप इसे भूलने की कोशिश करोगे आपको याद दिलाया जाएगा कि आपकी जाति ये है। अब मैं तो कहता हूं कि आजादी के इतने साल बाद भी, आजादी के इतने वर्ष बाद भी, अगर किसी आदमी को इसलिए घोड़ी नहीं चढ़ने दिया रहा कि उसकी जाति का वो दलित है, या वो चाटव है, या वो वाल्मीकि है, वो धोबी है, या वो नाई है, तो आप इसको क्या कहेंगे? मतलब आज भी जातिवाद, अगर आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखता हूं मैं कि वहां 2 दलित बहनों का शव को टांग के दबंगों द्वारा आज ही पेड़ पर टांग दिया जाता है, तो आप इसको क्या कहा? हाथरस के अंदर रात के अंधेरे में एक दलित समाज की बेटी को जला दिया जाता है, उस शव को, उसके घर वालों को उसका शव दिया जाता है। तो ये जातिवाद नहीं है, पर क्या है? इनके बारे में सरकार कब बात करेगी? बाबा साहब अंबेडकर ने इस संविधान में जो अधिकार दिए हैं, अगर उस संविधान के अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता नहीं कि जातिवाद बचे। लेकिन सरकार इसको लागू करना नहीं चाहती। सरकारें केवल वोट चाहती है, और भाजपा की सरकार जिसका मेंटेलिटी यही है, जिसकी मानसिकता यही है। अब सोचो ना, एक यादव समाज का आदमी, एक यादव समाज का व्यक्ति कथा नहीं बन सकता। ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? ये संविधान में ये वर्णित है? तो देश संविधान चल रहा है या किस चीज से चल रहा है? बीजेपी चाहती है देश संविधान से नहीं चले, देश मनुस्मृति चले। वो संविधान को बदलना चाहती है। वो आज उसको पता है कि अगर हम सरकारी नौकरी में जाके आईएएस आईपीएस लगेंगे तो उन्हें अक्षर देना पड़ेगा। इससे सरकार पीछे के दरवाजे से एंट्री करवाती है, जिसको लेटर एंट्री कहती है। इस देश में बिना परीक्षा के आईएएस बन रहे हैं आजकल। जैसे अमित शाह जी का बेटा जैसा बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया, ऐसे ही बहुत सारे आईएएस पीछे दरवाजे बिना परीक्षा दिए आईएएस बन गए। तो सरकार की मंशा नहीं है। ये सरकार जो है ये कभी भी दलित पिछड़ों की सरकार नहीं हो सकती है। और इसलिए इस देश में कितना लंबा आंदोलन हुआ जातिगत आरक्षण को उसको लेकर, जनगणना को लेकर। लेकिन ये सरकार जो है ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये सरकार केवल धन्ना शेठों की सरकार है, और ये गरीबों को नहीं मानती है। और आप देख रहे हैं, कभी कभी कहते हैं समाजवाद को हटा दो, कभी कहते हैं सोशलिस्ट पद को हटा दो। ये क्या है? ये संविधान को बदलना चाहती है। और ये बात पहले भी स्पष्ट है कि भाजपा अगर 400 सीट आई होती तो मैं दावे से कह रहा हूं इस देश का संविधान नहीं होता, खत्म कर दिया। संविधान इसलिए बचा हुआ है कि 240 सीटों पर बीजेपी है। और पता नहीं बिहार के चुनाव के बाद क्या होगा, अभी मुझे नहीं पता। बिहार के चुनाव के बाद शायद ये बीजेपी रुकी बिहार के चुनाव की वजह से, और संविधान तो बदल देगी अब तक। तो मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल से कि कुछ भी करना है बिहार में बीजेपी को मत आने दे। अगर ये सरकार आ गई तो बिहार नहीं पूरे देश का संविधान बदला जाएगा।
और संविधान अगर बदला जाएगा तो फिर इस देश के सबसे बड़ी संख्या ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी ये अपने अधिकार कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये सोच। ये बात हो गई राजनीति की। हमने इसमें दिल्ली की सरकार की भी बात करी, पंजाब में सरकार की भी बात करी, भाजपा की सरकार की भी बात करी। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आपके पिताजी की बात तो हो गई, आपके परिवार में और कौन कौन है और उनसे आपको क्या सपोर्ट आज के टाइम में मिलता है? मेरे परिवार में मेरे मम्मी हैं, मेरे पिताजी हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे ब्रदर से बड़ी उनकी डेथ हो गई थी कोविड, और वो उन्हीं का ही एक बड़ा योगदान था मेरे पॉलिटिक्स में। मुझे उन्होंने कहा था कि भाई तुझे राजनीति भी जाना, जो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, और उन्होंने मुझे रोल दिखाया था। उनकी डेथ हुई थी, उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ, मतलब मेरी भाभी, एक दो, एक भतीजा, एक भतीजी की शादी हो गई। ये हमारा पूरा परिवार, जिस जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, उससे बस एक फायदा ये है कि कभी भी, क्योंकि पार्टी के काम में भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी। हमें मतलब रात को 11 बजे भी कोई फ़ोन करेगा तो उसके लिए उठना पड़ेगा, कोई फ़ोन करके बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। तो एक सपोर्ट ये रहती है कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक परिवार पूरा भरा हुआ है, तो कभी टेंशन नहीं होती कि उन बच्चों को ये पापा बाहर चले गए, या मेरी वाइफ को ये टेंशन नहीं होती कि वो बाहर चले गए। उनको पता है घर में सब कुछ है, मैं 4 दिन भी 5 दिन पार्टी खा के बाहर जाऊँगा, रस भी आऊँगा। तो इसी चलता था। उम्मीद है शायद ये नहीं डर की पेंशन आपको है कि सपोर्ट की वजह से ही ये है कि हम पॉलिटिक्स में पहले बात है, और आपको पता है हर चीज़ को टैग नहीं जरूरत। अगर आपकी प्रेजेंस आनी थी और जब अगर होती कोई आम सुबह हर आदमी चाहता है कि उसके सुख में उसके दीव और उसके साथ खड़े, और वो हम खड़े होने का। आपने अपने भतीजे के बारे में बताया, भतीजे के आप भी कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटी हैं। अच्छा, मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटी मेरी 4th क्लास में है, एक बेटी मेरी 1st क्लास। तो मेरी बेटी है, एक 6 साल की है, एक 10 साल। इतनी कम उम्र में आपने ये सब कुछ पा लिया। कभी कभी ऐसा नहीं लगता जैसे आप मन में सोचते हो कि बहुत जल्दी जल्दी ये सब हो रहा है, या समय का चक्र बहुत तेजी से भाग रहा है? नहीं, वैसे भी देखो समय तो भाग ही रहा है स्पीड से, ऐसे तो दोहरा ही नहीं है। और अब तो समय का आदि का पता भी नहीं होता, तो अब क्या होता है। इतनी कम उम्र में 2 बार विधायक बन जाना, पार्टी की तरफ से लोकसभा का टिकट मिल जाना, बहुत बड़ा चीज। तो आम आदमी पार्टी की वजह से हो सकता, बाकी तो नहीं हो सकता। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो शायद हम विधायक तो बड़ी बात है, पार्षद भी नहीं हो पाता। ये तो आम आदमी पार्टी थी जो, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आम आदमी पार्टी में जिनको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स मिली है। और पार्टी ने, आपने कहा ना, पार्टी ने ऐसे लोगों को मौका दिया है। मतलब पार्टी ने कभी नहीं देखा कि इसकी पैसे क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके घर में कौन कमाने वाला है, मतलब उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने देखा कि जनता में समय देता है, लोग काम करता है, तो पार्टी में मौका देती है। जनता में इसका कैसा फीडबैक है, उसका काम देती। तो हाँ, और कभी कोई लगता भी है हाँ भाई बहुत जल्दी चीजें हुई, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अचीवमेंट भी है। और ये तो सबका आशीर्वाद है, हमारे लोगों का। मालूम है कुंडली से मेरे लोगों का, जैसे मैं अब की बार मान लो आम आदमी पार्टी हमारी सदा नहीं है, मेरी कुंडली के लोगों ने मुझे फिर भी इतना विश्वास किया, मुझे वोट दिया, सपोर्ट किया, और मैं जहाँ हार भी जाता हूँ मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मतलब मैं मुझे तो लोकसभा चुनाव भी याद है कि मुझे इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी के सामने मैं लड़ रहा था, जहाँ देश को प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, हमारी पूरी पार्टी जेल में थी, सब कुछ जेल में थे, हम चुनाव लड़ने वाले अकेले थे, हम सब नए अन्य सिंधु भी हट रहे थे, और उस चुनाव में 70,000 से हारता हूँ। तो जनता का सपोर्ट तो है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी, मैं कह सकता हूँ किसी भी बड़ी से बड़ी दिक्कत का सामना कर सकते हो अगर जनता का साथ आपके साथ है। तो जनता का साथ है, लोगों का साथ है, हमारी विधानसभा का साथ, लोगों का साथ, मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ दिन रात रहते हैं, लगे रहते हैं, उनका सपोर्ट है, और सब निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। मतलब किसी का स्वार्थ नहीं है, इसलिए लड़ाइयाँ नहीं है। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ लड़ाइयाँ होंगी, यहाँ स्वार्थ नहीं है। सबको पता एक ही मकसद है, वो मकसद है लोगों पर काम करना, उनकी समस्या समाधान करना, उनकी सेवा करना। इसी मकसद से काम करते हैं, दूसरा कोई मकसद नहीं। क्या यही कारण है कि लगातार आपको पब्लिक से सपोर्ट मिल रहा है और आपने दूसरी बार भी विधानसभा चुनाव जीता है? हाँ बिल्कुल, यही कारण है। जनता के बीच में उपलब्ध है ना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके ये जनता ने जो आपको मौका दिया, आप उस पर काम करो। अब मैं लोगों के बीच में सुबह अपने कार्यालय पे बैठना, सुबह तक आना, शाम तक रहना, रात तक जाना, हर उनके छोटे मोटे सुख में दुख में खड़ा होना, यही हमारी खासियत है। वरना इसी की वजह से आप दूसरी बार यहाँ बैठे हो, नहीं बैठे होते। आने वाले समय में क्या हम आम आदमी पार्टी में किसी यूथ ब्रिगेड को भी देखेंगे? जैसे आप हो गए, इसके अलावा गोपाल इटालिया जी हो गए, राघव चड्ढा हो गए, सौरभ भारद्वाज जी हो गए, तो क्या हम देखेंगे कि ये एक अलग से संगठन बन रहा है और यूथ
फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेगा और बहुत बड़े पैमाने पर। तब ये आज सौरभ भारद्वाज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है ना, और प्रभु चड्डा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और यंग पार्लियामेंट है और अपनी शानदार वक्तव्य जान जाते हैं। गोपाल इटालिया जी पार्टी तो वो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष थे पहले, अब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मैं खुद यहाँ पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली में और खुद आम आदमी पार्टी में। तो इससे बड़ी यंग टीम किसी यूथ के लिए कौन सी हो सकती है। मुझे लगता है कि दिल्ली के यूथ के लिए नहीं, देश के यूथ के लिए आम आदमी पार्टी एक अच्छा मौका है और देश के यूथ को आम आदमी पार्टी में आना चाहिए अगर उन्हें जनता की सेवा करनी है। लोगों के, अगर आप चाहते हो कि ये पुरानी परंपराएं जो ये जिस तरह से पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है इसको तोड़ना है तो नए लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। और लोग सोचते हैं हमें आजकल हम एक वर्ड बड़ा अच्छा है यार हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। अरे भाई पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना कौन बोल रहा है? एक लड़का कॉलेज में पढ़ता है, अब मुझसे बोलता है कि भैया अब कुलदीप भाई मेरे ना फीस बहुत ज्यादा होगी। कितनी हो गई? कि भाई तेरे 5,000 10,000 ज्यादा थी, आज 1 लाख रुपए हो गई। लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। उसको ये नहीं पता उसकी 5,000 फीस 1 लाख इसलिए हो गई वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ा। वो अगर कहीं पॉलिटिक्स में पड़ जाता, व्यवस्था परिवर्तन में पलता तो क्या पता 5,000 2,500 भी हो जाता। आज उसके घर में आटा कितने रुपए किलो आएगा, गाड़ी में पेट्रोल कितने रुपए किलो भरेगा, देश की जीडीपी क्या होगी, उसको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, उसका बिजनेस स्टार्टअप होगा नहीं होगा, ये सब तय तो राजनीति कर रही है ना भाई। तो इससे क्यों भाग रहे हो? उसको तो आना ही पड़ेगा। फुल टाइम में आओगे पार्ट टाइम में आना तो पड़ेगा। सोचना तो पड़ेगा कि देश के लिए कौन लीडर बेटर है, कौन एजुकेशन पे बात करता है, कौन हेल्थ पे बात करता है, कौन देश के लिए काम करता है। ऐसे व्यक्ति कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो केवल कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यूथ को समझना पड़ेगा, फिर उस पार्टी को चूज करना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी शानदार विकल्प है यूथ के लिए और इससे बड़ा यूथ ब्रिगेड देश की किसी पार्टी में नहीं मिल सकता। मैं सारे नाम गिना दूंगा आपको, सारे 40 से नीचे वाला सब 40 से कम वाले। वरना पहले पुरानी पार्टी में 60 साल के बाद 65 साल के बाद आप सोचो ना, प्रधानमंत्री जी की उम्र 75 साल हो जाएगी सितंबर में। और देखो प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा नियम बनाया प्रधानमंत्री जी कि मैं 75 के बाद कोई भी सीट पे नहीं रहे। ये मैं इनकी तारीफ ही करता हूँ मोदी इसको दोहराएंगे। मतलब उन्होंने ऐसा तो शानदार नियम बनाया कि भाई 75 के बाद कोई भी राजनीति में नहीं रहे। ठीक भी भाई, यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए ना। तो क्या आपको लग रहा है प्रधानमंत्री की रिजाइन कर देंगे? झूठ नहीं बोलते प्रधानमंत्री का, अगर उन्होंने बोला है तो वो मतलब आपके हिसाब से जो उन्होंने वक्तव्य रखा है वो उसका पालन करेंगे और सितंबर के बाद नया प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से मुझे मोदी जी भी बात पे पूरा भरोसा है कि कम से कम वो पार्टी को, एक्चुअली पार्टी के व्यक्ति हैं तो संगठन के व्यक्ति, वो संगठन में कोई ऐसा फेरबदल नहीं करेगी जिससे उन्हें खुद को प्रधानमंत्री बना। वो इस लालच नहीं है उनके अंदर ना, बिल्कुल लालच नहीं है उनके अंदर जो उन्हें प्रधानमंत्री रहना है जीवन भर ना। वो देखिए ना आप 100% में जो पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के बाद इसके बाद एक दिन को प्रधानमंत्री बना। चलो कोशिश करेंगे अक्टूबर में क्या होता है उसको समझने की, सितंबर के बाद। अब एक आखिरी सवाल है मेरा इस पॉडकास्ट का, उसके बाद हम रैपिड फायर में आएंगे। थोड़ा सा पर्सनल कह लो, अमीरी और गरीबी का रिश्तों में और आपके जीवन में क्या फर्क महसूस हुआ? देखिए मतलब ये वो सवाल भी नहीं थी कि ये तो स्वाभाविक है कि ये अमीरी और गरीबी का फर्क तो जीवन में एक पैसा होना और पैसा नहीं होना दोनों का फर्क ही। लेकिन ये मेरी हर आदमी की एक एम है, हर आदमी का एक संतुष्टि है। मुझे संतुष्टि किस चीज में? आपको संतुष्टि पैसा है इसलिए आप संतुष्ट हो, मेरे को इसलिए कि मैं जनता सेवा कर रहा हूँ, मैं एक सेवक हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। कोई इसलिए संतुष्ट है कि कोई इंडस्ट्री हो। तो हर आदमी संतुष्टि का हुआ है। और मुझे लगता है कि जब आप पॉलिटिक्स में आओ तो आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। उसमें एक ये पैसे का लॉ भी है, अगर इसको आप त्याग नहीं पाओगे तो पॉलिटिक्स में ऊपर आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि कभी हमारे माता पिता कहते हैं ये पैसा कमाना और सम्मान कमाने में फर्क है। आप पैसा तो बहुत कमा सकते हो लेकिन सम्मान कमाने में फर्क है। मैंने अक्सर पैसा कमाने वाले लोगों को सम्मान कमाने के बाद में भागते नहीं। तो इसलिए पैसा कमाना ऐसी बड़ी चीज है, सम्मान कमाना बड़ी बात है। क्या आपका लोग आज भी देश में लाल बहादुर शास्त्री का नाम, प्रधानमंत्री जी का नाम आज भी लोग बड़े ईमानदारी से बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। उन्होंने पैसा नहीं कमाया, उन्होंने सम्मान कमाया। और एक तरफ मोदी जी हैं, उनका नाम लोग देशवाज कैसे लेते हैं, उनका नाम अडानी से जोड़ के लिया जाता है क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने को सोचने तवज्जो थी, उन्होंने सम्मान को तवज्जो नहीं थी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, आज भी लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी है, इनके ऊपर 1 रुपया आज तक हासिल नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल को पैसे की परवाह नहीं है, वो पैसा पावर नौकरी छोड़ के राजनीति में आए, झुग्गी झोपड़ी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अरविंद केजरीवाल जी पे, लाल बहादुर शास्त्री के रास्ते पे चलना चाहिए जहां पैसे की तवज्जो ना हो, आपके सम्मान की तवज्जो, जनता आपको याद।
अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, रैपिड फायर राउंड की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि एक नेता जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आप या नॉन आप? जैसे आप। अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तीनों में सबसे बड़ा कम्युनिकेटर कौन है? देखो, जनता जिसकी बात सुनती है, जिसको जनता समझ में आती है, तो उनकी भाषा में बात करते हैं, वो तो अरविंद केजरीवाल, जो जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और जनता की बात को विश्वास करते। आपके अलावा अगर किसी और पार्टी में गए होते तो वो कौन सी हो? शायद अगर आपके अलावा नहीं होते तो कोई पार्टी नहीं होते। पॉलिटिक्स में आते? आप पॉलिटिक्स में नहीं आते क्योंकि आप आगे घुसते पॉलिटिक्स में, आ भी गए, नहीं आते तो फिर कहीं और ही हो। आज अगर आपको यूथ के लिए एक लाइन कहनी हो तो क्या कहना चाहिए? मैं तो कहना चाहूंगा भाई, राजनीति से भागो मत, राजनीति में जुड़ो और राजनीति में जो गंदगी है उसको साफ करो और अपने आने वाले भविष्य के लिए रास्ता तैयार करो। आपको अगर एक सोशल रिफॉर्म पर काम करना हो तो किस मुद्दे पर करें? मुझे लगता है कि आर्थिक जो एक तबका छुटा हुआ है पीछे, जिसमें गरीब भी कह सकते हो और दलित लोग भी कह सकते हो, जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत खराब है, और मुझे लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुए बिना उनको मेन स्ट्रीम में लाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको जिम्मेदार। बहुत अच्छी सोच है। हम भी चाहेंगे कि भविष्य में इस तरीके की राजनीति आए जहां इस लेवल को समझाए। अगर कुलदीप कुमार किसी फिल्म कैरेक्टर में होते तो वो कैरेक्टर कौन सा हो? मुझे कैसे पता लग पाएगा? भाई आपने इतनी मूवीज की बात की तो ये तो समझ में आ जाता है कि आपका कहीं ना कहीं रुझान उस तरफ तो है। नहीं, मूवी तो मैंने देखी नहीं ज्यादा, लेकिन अच्छा, मूवी ज्यादा देखी नहीं तो मुझे इसलिए नहीं पता किस कैरेक्टर में होते। तो चलिए अगली बार जवाब खोजेंगे इसका। एक मूवी या कोई गाना जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का थीम बन गया हो? ऐसा भी कुछ नहीं। एक लाइन में अगर मैं कुछ आपको कैरेक्टर दूंगा, मैं चाहूंगा उनके बारे में एक लाइन में आप कुछ रखें। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, युवा प्रेरणा स्रोत भीमराव अम्बेडकर साहब, मेरे भगवान और आधुनिक भारत के निर्माता। उन्होंने इस भारत का संविधान का निर्माण किया और ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्होंने इस भारत आधुनिक भारत के रूप में निर्माण करने का काम किया। माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए देश में स्कूल खोला और इन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आज अगर महिलाएं किसी मुकाम पे है तो अपनी माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा ही। मायावती, बहन मायावती जी, जिन्होंने दलित पॉलिटिक्स में दलितों को एक रास्ता दिखाने का काम किया। अमित शाह, अमित शाह जी, जिन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कैसे हो, संविधान को कैसे हत्या की जाए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कैसे होता है, ये उन्होंने एक रास्ता दिखाने का काम। राहुल गांधी, राहुल गांधी जी, जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ हासिल ना कर पाए। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने इस देश को एक वैकल्पिक राजनीति दी, युवाओं को राजनीति में मौका दिया और उसके साथ साथ एक करप्शन फ्री हिंदुस्तान का सपना देने का काम किया। गरीबों को, बच्चों की हेल्थ एजुकेशन पे एक रास्ता दुनिया को दिखाने का काम किया और एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किया। कैलाश गहलोत अच्छे आदमी है, लेकिन पीडी और सीबीआई का डर तो बहुत खतरनाक चीज। वो उनको दफ्तरी से विधायक तक ले भी चला गया। सब कुछ मिलने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी डर बड़ी चीज है। तो मैं कहता हूँ कभी कभी ना आपका पैसा आपको नुकसान देता है। उन्हीं में से मिश्रा, कपिल मिश्रा तो कह सकते हैं कि जिनका काम केवल दो लोगों को आपस में लड़ाना है, दंगे कराना है, आग लगाना है, वो शांति नहीं चाहते। कोई आखिरी मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी राजनीति में आए और आम आदमी पार्टी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जिसने इस देश के युवाओं को, यंगस्टर्स को एक नई दिशा दिखाने का काम किया, पॉलिटिक्स में लाने का काम किया। आप भी आइए, राजनीति में जुड़िए
और आम आदमी पार्टी के साथ अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ने के लिए काम किया। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आज हमने एक ऐसे युवा साथी को चुना था जिन्होंने अपनी लाइन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी देखी जहां मन निराश हो जाता, उसके बावजूद लाइफ के अंदर एक इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, 2 बार विधायक बने और भविष्य में हम चाहेंगे कि हम कभी उनको मंत्री सांसद बनते हुए भी देखें। हमारी ऐसी ही आकांक्षाएं रहेंगी उनके साथ। और मेरे मन में दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर के भी, दिल्ली पॉलिटिक्स को भी लेकर के, लेकिन 1 घंटे में हम जितना रख सकते हैं हमने उतनी कोशिश की रखने की। आपको लगता है कोई सवाल रह गया है, आप कमेंट बॉक्स में डाल करके उसको छोड़ सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कुलदीप कुमार जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी, एक भी क्वेश्चन उन्होंने हटाया नहीं, सारे क्वेश्चनों का उन्होंने बड़ी ही प्रखरता के साथ जवाब दिया और बड़े सटीक तरीके से जवाब दिया। इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।